Hello everyone, welcome back to my channel Learning with Pace. फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का ये है चैप्टर 4. द चैप्टर नेम इज द रैट ट्रैप. पहले हम यहाँ पर ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैं आप लोगों को रैट ट्रैप का मतलब यहाँ पर बताऊंगी कि यहाँ पर किस तरीके से मेटाफर का यूज हुआ है. तो ये जो स्टोरी है लिखी है सेल्मा लेगरलोफ ने. शी वॉज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1858, डाइड इन द ईयर ऑफ 1940. ये एक स्वीडिश राइटर रह चुकी हैं और इनकी काफ़ी सारी स्टोरीज़ को अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है. इनके काफ़ी सारे वर्क में आपको एक यूनिवर्सल थीम देखने को मिलेगी, मतलब ऑलमोस्ट एक ही थीम आपको देखने को मिलेगी. वो ये है कि हर एक ह्यूमन बीइंग में गुडनेस देखने को मिलती है, अच्छाई देखने को मिलती है, लेकिन इस गुडनेस को अवेकन किया जा सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. मतलब थोड़ी प्यार और समझ के साथ हर एक इंसान की अच्छाई को बाहर लाया जा सकता है. ये जो स्टोरी है ये स्वीडन में जो माइंस हैं उनके आसपास सेट की गई है और ये एरिया आयरन ओर से रिच है, मतलब यहाँ पर आयरन जो है अबंडेंट मात्रा में मिलते हैं. ये जो स्टोरी है ये एक फेरी टेल के तरीके से बताई हुई है, वो भी हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ये समझना है कि ये जो टाइटल है द रैट ट्रैप, इसका मतलब क्या है. इसको आप अगर तोड़ेंगे इस वर्ड को तो एक इसमें से निकलता है रैट वर्ड, एक निकलता है ट्रैप वर्ड. ट्रैप का मतलब होता है किसी चीज को अपने अंदर पकड़ लेना, फंसा लेना, राइट. सो रैट ट्रैप का मतलब है कि जो चूहे पकड़ने की जो केज होती है उसे हम रैट ट्रैप बोलते हैं. जैसे कि यहाँ एनसीईआरटी में भी दिखा रखा है, मैं आपको अलग से इसकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ. इस तरीके से जो ये केज है बेसिकली दिस इज रैट ट्रैप. तो जब आप यहाँ पर इस केज के अंदर यहाँ फूड रख देंगे तो ये चूहा इस खाने के लालच में अंदर घुस जाएगा और लालच की वजह से फिर ये इस केज में फंस जाएगा. इसी तरीके से ये जो टाइटल है रैट ट्रैप ये यहाँ पर वर्ल्ड को रेफर कर रहा है. जिस तरीके से जो वर्ल्ड है, ये दुनिया है, ये हमारे लिए एक बेट सेट करती है और हम भी एक मोह माया के लालच में या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जो ह्यूमन बींग्स भागते रहते हैं, लग्जूरियस लाइफ के पीछे जो भागते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ना इन चीज़ों के चक्कर में फंस जाते हैं, राइट. तो यहाँ पर एक तरीके से मेटाफर यूज हुआ है कि रैट ट्रैप यहाँ पर किसको शो करे, किसकी क्वालिटी को शो करे कि जो वर्ल्ड है ना इसमें जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं इनको पाने के चक्कर में हम ह्यूमन बीइंग्स उनके पीछे लगे रहते हैं और हम भी एक जाल में, एक मोह माया में फंसे रहते हैं. ऑलराइट, चलिए अब अपना चैप्टर जो है लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. ये उस टाइम की बात है जब एक मैन, एक आदमी स्मॉल रैट ट्रैप्स बेचा करता था और उस रैट ट्रैप्स में वायर लगी हुई होती थी, जैसे केज में होती है ना पतली पतली वायर. ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स, और ये इन रैट ट्रैप्स को खुद ही बनाया करता था. फ्रॉम द मटीरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स. और ये जो रैट ट्रैप्स बनाया करता था ये आदमी, ये किस मटेरियल से बनाया करता था, उन मटेरियल से जो उसको भीख में मिला करती थी, बैगिंग करके मिला करती थी, या तो स्टोर से या बड़े बड़े फार्म से. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. दो इसको बैगिंग में बहुत सारे ऐसे मटेरियल मिल जाते थे जिससे ये स्मॉल रैट ट्रैप्स वायर के बनाया करता था, लेकिन इसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था, ये कुछ खास कमा नहीं पाता था. He had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul alive or together. Petty मतलब small, thievery मतलब चोरी, तो छोटी सी चोरी. And body and soul together का मतलब होता है जब आप अपने आप को जिंदा रखने के लिए मशक्कत करते हैं उसे कहते हैं बॉडी एंड सोल, राइट. तो जिंदा रहने के लिए. तो इस लाइन का मतलब ये है कि वैसे तो इसका जो बिजनेस है उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉफिट होता नहीं था, लेकिन इसको अपने आप को जिंदा रखने के लिए कभी कभी बैगिंग करनी पड़ती थी एंड साथ साथ छोटी छोटी चोरी भी ये कर लिया करता था. इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर संकन एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज.
तो इसके जो कपड़े हैं वो फटे पुराने होते थे, इसके चीक्स संकन होते थे, जो अंदर की तरफ धसे हुए गाल होते हैं उसे कहते हैं संकन चीक्स, ऑल राइट। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, उसकी आंखों में हंगर ग्लीम हुआ करती थी। ग्लीम का मतलब है शाइन, जो चीज एकदम आपको दिख जाए। तो ये जो इंसान है, ये जो मैन है, इसके पास बहुत कम पैसे होते थे, जिसकी वजह से ये प्रॉपर खाना नहीं खा पाता था और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से इसके जो चीक्स हैं वो अंदर की तरफ धस चुके थे, संकन हो चुके थे। एट द सेम टाइम जो भूख वगैरह है वो भी इसके आंखों में यूं की यूं दिखाई देती थी कि ये इंसान जो है इसने भरपेट खाना नहीं खाया। No one can imagine how sad and monotonous life appeared to such a vagabond who plods along the road left to his own meditation. Monotonous means एक ऐसी जिंदगी जो बहुत ही बोरिंग सी हो। Vagabond means एक ऐसा वॉन्डरर जो यहाँ वहाँ भटकता रहे, जिसके पास रहने के लिए घर ना हो। मतलब एक ऐसा होमलेस पर्सन जिसके पास अपना घर नहीं है रहने का, राइट। वॉन्डर का मतलब इधर उधर भटकने वाला इंसान। प्लॉड्स का मतलब जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो आप अपने आप को ड्रैग करके चलते हैं, मतलब बिल्कुल स्लो स्लो वॉक करके जो चलते हैं ना, उसे कहते हैं प्लॉड्स। मेडिटेशन का मतलब अपने ही खुद के विचार। तो यहाँ पर हमें सेल्मा लेगरलॉफ ये बताती हैं कि एक ऐसा वेंडरर जो होमलेस हो, जिसका अपना कोई घर ना हो, अब इस ऐसे इंसान की ज़िंदगी कितनी सैड एंड कितनी मोनोटोनस हो सकती है, ये कोई सोच भी नहीं सकता, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। अब जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, जिस इंसान की हम यहाँ बात कर रहे हैं, सो ये जो इंसान है ये बेसिकली कैसे चलता है, बिल्कुल ऐसे थका हारा स्लोली स्लोली रोड पर चलता है, अपने विचारों में चल रहा है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन इसके दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स आए। लाइन ऑफ थॉट का मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब लाइन ऑफ थॉट्स इसके मन में आए, which really seemed to him entertaining। और ये थॉट्स इसको बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग लगे, क्योंकि शायद इनके पीछे इनको लगा कि कुछ मीनिंग है। तो लेट्स सी कि वो कैसे कैसे थॉट्स इसके मन में आ रहे थे। He had naturally been thinking of his rat trap। तो मतलब ये क्या है कि नेचुरली अपने दिमाग में अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोचे जा रहा था। When suddenly he was struck by the idea, और सडनली इसके दिमाग में एक आइडिया आया। जब ये अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था, इसके माइंड में कुछ आइडिया आए। आइडिया क्या था? So now what kind of idea he was struck by? The whole world with its lands and seas and cities and villages was nothing but a big rat trap। तो इसके माइंड में जो लाइन ऑफ थॉट आ रहे थे, उसके बाद उसे एक ऐसे माइंड में एक ऐसा विचार आया, एक ऐसा आइडिया आया जिससे इसे बहुत सारी चीज़ें समझ आई। जैसे कि इसने ये सोचा कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, इसमें जो लैंड्स हैं, सीज हैं, सिटीज़, विलेजेस हैं, इट इज़ नथिंग बट ये क्या है, एक बिग रैट ट्रैप है। मतलब ये पूरी दुनिया और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सब रैट ट्रैप ही तो है। It had never existed for any other purpose than to set baits for the people। और इस पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका एग्जिस्ट होने का कोई और पर्पस नहीं, बल्कि एक ही पर्पस है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक बेट सेट करना। अब बेट क्या होता है? फूड और समथिंग दैट लुक्स लाइक फूड दैट इज पुट ऑन टू हुक टू कैच फिश, एनिमल्स और बर्ड्स। जैसे कि आपको ये एक हुक दिख रहा है, ये एक हुक है और इसमें हम यहाँ पर एक फूड जब लगा देते हैं तो ये जो मछली है या कोई भी एनिमल या फिर बर्ड या कुछ भी जो भी क्रिएचर है वो इस फूड के लालच में इसमें फंस जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर ये सोचता है कि ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरा संसार है जहाँ हम रहते हैं, इसमें जितनी भी चीज़ें आज के टाइम पर एग्जिस्टेड हैं, ये सब हमारे लिए एक बेट सेट करती है। मतलब एक इस तरीके का हुक जिसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे ह्यूमन बीइंग उसमें फंसा रहता है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट
and clothing. Exactly as the rat trap offered cheese and pork, as soon as anyone let himself to be tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything came to an end. फिर यहाँ पर ये कहता है कि ये जो बेट है ना, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? रिचेस, जॉयज, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग. हम सब ह्यूमन बीइंग इस चीज में फंसे रहते हैं और हम जकड़े जाते हैं. हम इस दुनिया की, इस संसार की, इस मटेरियलिस्टिक चीजों में क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं. तो ये वर्ल्ड भी रैट ट्रैप की तरह है. Exactly as the rat trap offered cheese and pork. That means जैसे कि एक रैट ट्रैप में आप चीज रख देते हैं, पोर्क रख देते हैं, तो क्या होता है? वो चूहा उस जाल में फंस जाता है. इसी तरीके से हम जहाँ पर रहते हैं इस दुनिया में, हमें ये सब जो चीज़ें हैं अट्रैक्टिव लगती हैं, जैसे कि पैसा, हैप्पीनेस, शेल्टर, फूड, ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके का ऐसा बेट है जो हमें जकड़े रखती है अपने अंदर. और जैसे ही अगर कोई इसके टेम्प्ट में आ जाता है या जैसे ही कोई इसके लालच में आ जाता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम. दैट मीन्स वो इस ट्रैप में फंस जाता है. और जब कोई इस ट्रैप में फंस जाता है, देन एवरीथिंग केम टू एन एंड. सब खत्म हो जाता है. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम. तो ये जो लोग थे ये इसकी तरफ कभी काइंड नहीं रहे. और जब भी ऐसी चीज़ें सोचता है, इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे. ये जब भी ऐसे लोगों के बारे में सोचता है जो इसकी तरफ कभी काइंड नहीं रहे, इसके बारे में सोच सोच कर उसे अनवांटेड जॉय मिलती है, मतलब एक अनयूजुअल सी हैप्पीनेस मिलती है. इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज. और जब भी ये थका हारा चलता है, ऐसे लोगों के बारे में सोचता है जो इसकी तरफ कभी काइंड नहीं रहे, वो इसके लिए एक चेरिश्ड पास टाइम बन जाता है. ड्यूरिंग मैनी डियरी प्लॉटिंग्स. और ये कब इन सब लोगों के बारे में सोचता है? जब ये प्लॉटिंग करता है, मतलब थका हारा जब ये चलता है तो इसके मन में थॉट्स आते रहते हैं. और तब जब ये इन लोगों के बारे में सोचता है जो सेल्फिश पीपल हैं, तो इसको ना अंदर से एक अनयूजुअल जॉय मिलती है. ड्रेरी का मतलब होता है स्केयरी. टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन डेंजरस स्नेयर एंड अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट. ये किन लोगों के बारे में सोचता है? वो लोग जो खुद डेंजरस स्नेयर में है, मतलब वो लोग जो खुद, स्नेयर का मतलब होता है ट्रैप, डेंजरस ट्रैप में है. कैसे ट्रैप में? जो कि एक तरीके से इस मटेरियलिस्टिक चीज़ के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, राइट. इन सब चीज़ों के पीछे ये लोग जो भागते हैं, ये खुद एक ट्रैप में फंसे हुए हैं जो कि डेंजरस ट्रैप है. और जो इस ट्रैप में फंस गया उसका एंड हो गया. एंड उन लोगों के बारे में भी सोचता है, दोज हु आर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो अभी भी इस बेट के आसपास सर्कल कर रहे हैं और किसी न किसी दिन वो फंस जाएंगे. ये सब चीज़ें जब ये सोचता है कि ये सभी सेल्फिश लोग खुद बेट में फंसे हुए हैं, कुछ लोग इस बेट में फंसने के इंतज़ार में हैं, तो ये सब सोचते वक्त इसे जो है अनवांटेड जॉय मिलती है, काफ़ी हैप्पीनेस भी मिलती है. और ये इसके लिए एक फेवरेट टाइम पास बन जाता है जब भी ये थका हारा चलता है. One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by roadside. Trudging का मतलब जब आप थके हारे चलते हैं उसे ट्रजिंग कहते हैं. तो एक रात जब ये थका हारा रोड की तरफ चल रहा था तो उसे रोड के साइड एक छोटा सा कॉटेज दिखा. He knocked on the door to ask shelter for the night. और इसने उस कॉटेज का दरवाज़ा खटखटाया ताकि ये उस रात वहाँ रुक सके. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये एक वैगाबॉन्ड था, होमलेस वॉन्डरर, जिसका अपना खुद का घर नहीं था. तो ये रात को रुकने के लिए यहाँ वहाँ भटकता रहता है, लोगों से पूछता रहता है कि उसके घर वो रुक सकता है कि नहीं. तो इसने क्या किया, एक कॉटेज का दरवाज़ा खटखटाया और उस ओनर से पूछा कि क्या वो उस रात को वहाँ रुक सकता है. नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड.
तो इस कॉटेज के ओनर ने इसे अंदर आने दिया और इसको रिफ्यूज नहीं किया. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk in his loneliness. सो ये जो कॉटेज का ओनर है इसने सावर फेस नहीं बनाया, क्योंकि ये जो वैगाबॉन्ड है जब भी ये औरों से पूछता है रात को रुकने के लिए तो वो लोग या तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं या इसकी तरफ मुंह बनाते हैं. लेकिन इस ओनर ने जो है सावर फेस नहीं बनाया, बल्कि ये बहुत खुश हो गया इसको देखकर. और ये खुश क्यों हुआ था? क्योंकि ये काफ़ी लोनली फील करता था. ओल्ड मैन कौन था? ये इस कॉटेज का ओनर था. तो ये जो ओल्ड मैन है, जो ओनर है, इसके ना बीवी थे ना बच्चे थे. ये बहुत ही लोनली फील करता था और ये बहुत खुश हो गया इसको वैगाबॉन्ड को देखकर. क्यों खुश हो गया? क्योंकि अब ये किसी से बात कर सकता था, अपनी लोनलीनेस से ये बाहर निकल सकता था, अपने अकेलेपन से बाहर निकल सकता था और इसे कोई मिल गया उस रात जो है बातें करने के लिए. Immediately he put the porridge pot on the fire, gave him supper. Supper क्या मतलब क्या होता है? दिन का जो लास्ट मील होता है, बेड पे जाने से पहले जो आप खाना खाते हैं उसे सपर कहते हैं. तो फिर इस ओनर ने, जो ओल्ड मैन है, इसने क्या किया? इसके लिए खाना तैयार किया, इसको सपर दिया मतलब खाना दिया. देन carved off such a big slice from his tobacco roll and that it was enough both for stranger's pipe and for his own. तो ये जो टोबैको रोल होता है, ये क्या होता है? ऐसे जो है ये टोबैको रोल बनाए जाते हैं, ठीक है. ऐसे टोबैको के पीस को काट के उसके अंदर टोबैको डाली जाती है. तो इसने अब क्या किया ओल्ड मैन ने? इसने एक टोबैको रोल को काटा 2 हिस्सों में. कार्व्ड ऑफ का मतलब होता है डिवाइड करना. 2 हिस्सों में काटा और उसमें टोबैको रखी, जो कि स्ट्रेंजर्स की पाइप, जो स्ट्रेंजर को इसने पाइप बना के दी थी बेसिकली ये, राइट. ऐसे ये 2 पाइप इन्होंने बनाई, एक खुद के, एक स्ट्रेंजर के लिए और एक खुद के लिए. फाइनली ही गॉट आउट. और फिर बाद में इन्होंने टोबैको स्मोक करने के बाद में क्या किया? एक ताश के पत्ते के साथ एक गेम खेला, और जिस गेम का नाम है म्योलीज, राइट. तो अब ये जो ओल्ड मैन क्या करता है? ये ताश के पत्ते उठाकर लाता है और दोनों जो हैं तब तक ताश खेलते जब तक वो बेड पर सोने नहीं चले जाते. तो इन्होंने कौन सा गेम खेला? म्योलीज करके एक गेम खेला. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. ये जो ओल्ड मैन, जो ओनर था कॉटेज का, ये बहुत ही जेनरस था, काफ़ी काइंड था. एंड इसने जितनी खुशी के साथ इसे पॉरेज एंड टोबैको शेयर किया, उतनी खुशी के साथ ये अपने कॉन्फिडेंसेस को भी शेयर कर रहा था. कॉन्फिडेंसेस का मतलब यहाँ पर है अपने सीक्रेट्स को ये शेयर कर रहा था. The guest was informed at once. In his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramso Iron Works and had worked on the land. Days of prosperity का मतलब है यहाँ पर जो ये होस्ट है ना, ये अपनी बातें बता रहा है, अपने उन दिनों की बातें जो इसके प्रॉस्पेरस डेज थे, मतलब जब ये काफ़ी यंग हुआ करता था. क्रॉफ्टर का मतलब होता है एक ऐसा फार्मर जो रेंट पर काम करता है. तो ये जो होस्ट है, होस्ट कौन है? ये ओल्ड मैन. ओल्ड मैन कौन है? जो इस कॉटेज का ओनर है. तो ये जो होस्ट है ये इस अपने गेस्ट को बताता है कि ये अपने प्रोस्पेरिटी के टाइम पर, मतलब अपने यंग दिनों में, ये रेंट पर काम किया करता था रामसो आयरन वर्क्स में, और इसने फार्मर के तौर पर भी काम किया हुआ है, एक लैंड पर भी इसने काम किया हुआ है. नाउ ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर. तो ये कहता है कि अब ये उतना लेबर नहीं कर सकता क्योंकि ये अब काफ़ी ओल्ड हो चुका है. इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम. फिर ये कहता है कि अब उसे उसकी काउ सपोर्ट करती है. कैसा? जैसे फिनेंशियली सपोर्ट. कैसे? ये कहता है कि इसकी जो काउ है, बॉसी, यहाँ पर ये जो वर्ड है ये काउ के लिए यूज हुआ है कि इसकी काउ अलग है, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. शी कुड गिव मिल्क फॉर क्रीमरी एवरी डे. And last month he had received all of 30 kronor in payment. तो फिर कहता है कि इसकी गाय कुछ
इतनी अलग है ना, जितना भी वो मिल्क प्रोवाइड करते हैं उस मिल्क से ये क्रीम बनाता है, उस क्रीम को ये बेचता है और इसे उसके पैसे मिलते हैं। फिर ये कहता है कि उसने इस मिल्क की क्रीम को इस मिल्क को बेचकर कम से कम 30 क्रोनोर कमाए हैं लास्ट मंथ। क्रोनोर क्या होता है? करेंसी है। कहाँ की? स्वीडन की। जैसे अपने यहाँ इंडिया की रुपीज है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का मतलब जब आप किसी पर बिलीव ना कर पाए, जो विश्वास ना कर पाए। तो उस स्ट्रेंजर को विश्वास नहीं हुआ कि कोई मिल्क या क्रीम बेचकर किस तरीके से 30 क्रोनोर कमा सकता है। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 क्रोनोर बिल्स। तो जब ओल्ड मैन ये देखता है कि स्ट्रेंजर को विश्वास नहीं हुआ कि उसने 30 क्रोनोर कमाए हैं लास्ट मंथ, तो ये ओल्ड मैन उठता है, विंडो की तरफ जाता है। वहां पर इसने एक लेदर पाउच टांग रखा होता है एक नेल पर। नेल का मतलब है एक कील पर। उस लेदर पाउच को ये निकालता है और वो पाउच इसने कहाँ हैंग कर रखा है? एक विंडो फ्रेम पर। और उस पाउच में से ये 3 रिंकल्ड मतलब मुड़े हुए 3 10 क्रोनोर बिल्स दिखाता है। तो 3 कितने बिल हुए? 10 क्रोनोर। 10 क्रोनोर के 3 बिल हुए तो हो गए ना 30। तो ये 30 क्रोनोर बिल दिखाता है दैट ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट नोडिंग नोइंगली। और फिर ये ओल्ड मैन अपने गेस्ट की आंखों के आगे उन बिल्स को दिखाता है और नोट कराता है, मतलब उसको ना थोड़ा सा ऐसे मूव कराता है बिल को और दिखाता है कि देखो मैंने जो है 30 क्रोनोर कमाए हैं। एंड देन स्टफ्ड दैम बैक इनटू द पाउच। और फिर क्या करता है? उन 30 क्रोनोर के बिल को फिर उसी पाउच में रख देता है वापस। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। गुड सीजन का मतलब दे गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह सुबह जल्दी दोनों उठ जाते हैं। द नेक्स्ट डे जब दोनों ही उठ जाते हैं तो जो क्रॉफ्टर होता है ये तो काफ़ी हरी में होता है, बहुत जल्दी में होता है, क्योंकि इसको तो काऊ मिल्क निकालना है। और जो दूसरा मैन है वो सोचता है कि उसे ज़्यादा देर बेड में नहीं रहना चाहिए, बिकॉज जो घर का हेड है, जो ओनर है, वो ऑलरेडी उठ चुका है। सो दे बोथ लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। दोनों ही कॉटेज से बाहर आते हैं सेम टाइम पर। अब जो क्रॉफ्टर है वो अपने घर का दरवाज़ा लॉक कर देता है और चाबी अपनी पॉकेट में रख लेता है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू। और जो रेड ट्रैप मैन होता है वो क्या कहता है? उसको, ओनर को थैंक यू बोलता है कि उसने उसे उस रात रुकने दिया। देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। और दोनों ही फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। आगे जो स्टोरी है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का 4th चैप्टर द रेड ट्रैप कर रहे थे एंड इस चैप्टर का ये है 2nd पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को आप ध्यान में रखना और वहीं से हम स्टोरी कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने फिनिश की थी। तो हमने ये पढ़ा था कि जो ये क्रॉफ्टोर है एंड ये पेडलर है, दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन half an hour later, the red trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however, he only went up to the window. पेडलर का मतलब क्या होता है? पेडलर का मतलब होता है जो इंसान सड़क पर घूमता घामता सामान बेचता है, राइट? तो यहाँ पर हम कौन से पेडलर की बात कर रहे हैं? रेड ट्रैप पेडलर की, जो चूहेदानी बेचता है बाहर जाकर, मतलब रेड ट्रैप बेचता है। ऑलराइट, तो हम क्या देखते हैं कि आधे घंटे बाद जो ये रेड ट्रैप है ये दोबारा से क्रॉफ्टोर के घर के आगे आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन ये अंदर नहीं जाता बल्कि ये विंडो के पास आता है। स्मैश्ड अप पेन, स्मैश्ड मतलब तोड़ना, पेन मतलब जो खिड़की का शीशा है। तो ये क्या करता है? खिड़की के पास आकर खिड़की के शीशे को तोड़ देता है। स्टक इन हिज हैंड, और ये अपना हाथ अंदर ऐसे डालता है। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनोर, और इसका हाथ 30 क्रोनोर के पाउच तक चला जाता है। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और ये पैसे ले लेता है। वो मतलब कितने पैसे?
30 क्रोनोर। क्रोनोर क्या है? ये स्वीडन की करेंसी है। तो 30 क्रोनोर जो रुपए हैं वो ले लेता है, एंड मतलब जो 30 क्रोनोर जो करेंसी है वो ले लेता है एंड उसको अपनी पॉकेट में थ्रस्ट कर लेता है, मतलब पुश कर लेता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। और फिर उसी पाउच को दोबारा केयरफुली वो वहीं टांग देता है जहां पर वो था, एंड फिर चला मतलब वहां से निकलकर आ जाता है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. Smartness मतलब चालाकी, pleased मतलब खुश। तो जब वो आगे आ रहा होता है तो उसे अपनी स्मार्टनेस पर बहुत ही खुशी होती है कि वो पकड़ा नहीं गया पैसे चुराते वक्त। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. अब उसने ये सोचा कि वो पब्लिक हाईवे से नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो पब्लिक हाईवे से गया तो लोग उसको पकड़ लेंगे, पुलिस उसको पकड़ लेगी। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड। अब उसने सोचा कि वो रोड से नहीं जाएगा, बल्कि वो कहाँ से जाएगा? इनटू द वुड्स। वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। जब वो फॉरेस्ट में चल रहा था तो पहले 1 घंटे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था इतने घने जंगल में, तो इसके लिए थोड़ी सी वर्स सिचुएशन आ गई थी। रीजन क्या था? रीजन ये था दैट इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गोटन इनटू। ये जिस फॉरेस्ट में गया वो फॉरेस्ट बहुत बड़ा एंड कंफ्यूजिंग था। He tried to be sure to walk in a definite direction. फिर इसने सोचा कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलेगा। डेफिनेट डायरेक्शन मतलब एक सीधे सीधे रास्ते चलेगा। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। तो लेकिन जैसे जैसे इसने सोचा कि ये सीधे सीधे रास्ते एक डेफिनेट पाथ पर चलेगा, ये जिस डेफिनेट पाथ पर चल रहा था वो पाथ इतना मतलब वो रास्ता इतना ट्विस्टेड था कि ये घूम घूम कर वहीं आए जा रहा था जहां से इसने शुरुआत की थी। He walked and walked without coming to the end of the wood. ये चलता रहा लेकिन फॉरेस्ट का एंड नहीं आया। Finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. कुछ टाइम के बाद इसे ये रियलाइज हुआ कि ये तो सेम ही जगह पर घूम घूम के वापस आ रहा है। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. एकदम से इसे वो ही बात याद आई जब ये प्लॉट करते करते सोचता है। देखो अब उस चीज़ को आपने रिलेट करना जो मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया। प्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? जब आप बहुत थक हार जाते हैं और आप बहुत हैवी वॉक करते हैं, एकदम लेथार्जिक तरीके से हैवी तरीके से चलते हैं, बिल्कुल ना, मतलब ड्रैग कर करके चलते हैं अपने आप को। तो जब भी ये प्लॉटिंग करता है तो इसका एक मेन जो है थॉट प्रोसेस होता है उस टाइम पर। लाइन ऑफ थॉट क्या होते हैं इसके कि ये संसार है, ये संसार में जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं इनमें हम सब लोग फंसे हुए हैं, राइट, ये सब बातें सोचता है। वही चीज़ इसके दिमाग में यहाँ पर आ जाती है। ये क्या रिकॉल करता है? इसे याद आता है अपने वो थॉट्स जो ये इस वर्ल्ड के बारे में सोच रहा था एंड रैट ट्रैप के बारे में सोच रहा था कि ये जो वर्ल्ड है ये एक रैट ट्रैप है। ये वर्ल्ड हमारे लिए एक बेट सेट करता है। बेट का मतलब होता है एक चुग्गा, एक चारा सेट करता है। जैसे कि मनी हो गई, लग्जूरियस लाइफ हो गई, ये सब चीज़ें हमारे लिए क्या है? एक बेट है, और हम इसके ट्रैप में फंस जाते हैं, और जो इसके ट्रैप में फंसता है वो बाहर कभी नहीं आ पाता। सो नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। अब ये सोचता है कि अब इसकी बारी आ चुकी है, ये भी इस रैट ट्रैप में फंस चुका है। He had let himself be fooled by a bait. फिर ये कहता है कि जो बेट इसके सामने वर्ल्ड ने सेट किया था, कौन सा बेट? 30 क्रोनोर का बेट। तो उस 30 क्रोनोर के बेट में ये फंस चुका है, और इस रैट ट्रैप की वजह से, इस बेट की वजह से ये मूर्ख बनकर इसके अंदर आ चुका है, इस जाल में फंस चुका है। The whole forest with its trunks and branches, ट्रंक्स एंड ब्रांचेस का मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे थे, घना मतलब बहुत घना जंगल था। वहाँ पर थिकेट्स भी थे, मतलब बुशेस भी थी। फॉलन लॉग्स का मतलब नीचे गिरी हुई लकड़ियाँ भी थी। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप।
फिर इसने ये देखा ये जो पूरा फॉरेस्ट है ये बहुत घना जंगल है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बुशेस हैं, नीचे जो है खूब सारी लकड़ियाँ गिरी हुई हैं। तो एक तरीके से ये ऐसा प्रिजन लग रहा था जैसे मानो ये इम्पेनिट्रेबल हो, मतलब यहाँ से निकलना मुश्किल हो। अब इसको समझ आ गया था कि ये यहाँ से अब नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसे लग रहा था कि ये अब एक बेट में फंस चुका है। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, तो डिसम्बर का जो है महीना है, सो दैट मीन्स विंटर टाइम पीरियड है। एंड विंटर टाइम पीरियड में क्या होता है, रातें ज़्यादा लंबी होती है, नाइट्स आर मोर लॉन्गर देन एज कम्पेयर टू डेज, राइट। सो डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, धीरे धीरे रात हो रही थी। एंड दिस इंक्रीज द डेंजर, अब धीरे धीरे रात हो रही थी तो उसके लिए अब डेंजर भी बढ़ गया था, क्योंकि रात के टाइम पर जो फॉरेस्ट है उसमें रास्ता देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नाउ इट ऑल्सो इंक्रीज्ड हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर, ग्लूम मतलब सैडनेस, डेस्पेयर मतलब होपलेस सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अपनी होप्स खो देते हैं। सो यहाँ पर ये बताया कि जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे वो उदास भी हो रहा था, उसकी उदासी भी बढ़ रही थी। एंड जो वो होपलेस फील कर रहा था, उसे पहले तो लग रहा था कि वो रास्ते से मतलब फॉरेस्ट के रास्ते से निकल जाएगा, अब वो भी उसकी उम्मीद खत्म होती दिख रही थी। फाइनली ही सो नो वे आउट, और उसे लगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर लेट गया। टायर्ड टू डेथ थिंकिंग दैट इज लास्ट मोमेंट हैड कम, और अब उसे लगा कि अब वो यहीं पर अपने लास्ट ब्रीथ लेगा, उसका लास्ट टाइम आ चुका है। But just as he laid his head on the ground, he heard a sound. जैसे ही उसने अपना सर ग्राउंड पर रखा उसे एक आवाज आई, a hard regular thumping. उसे एक थम्पिंग की आवाज आई। थम्पिंग की आवाज क्या होती है, जब ठप ठप की आवाज आती है उसे थम्पिंग कहते हैं। There was no doubt as to what that was. So उसे अब समझ आ गया था कि ये आवाज किस चीज की है। He raised himself, और वो खड़ा हो गया। Then those are the hammer strokes from an iron mill. So अब उसे समझ आ गया था कि ये आयरन मिल के यहाँ से आवाज़ आ रही है, क्योंकि हैमर को जब आप मारते हैं, स्ट्रोक करते हैं उससे, तो क्या होता है, ठप ठप की आवाज़ आती है, तो यही आवाज़ को हम थम्पिंग कहते हैं। ऑल राइट, तो उसे ये समझ आ गया था कि ये थम्पिंग की आवाज़ किसी आसपास की आयरन मिल से आ रही है, कि कोई शायद स्मेल्टर आयरन को मतलब लोहे को जो है स्मेल्ट कर रहा है, उस पर हैमर मार, उस पर हथौड़ा मार रहा है। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, और अब उसे समझ में आ गया कि आसपास अगर यहाँ आवाज़ आ रही है हैमर की, तो दैट मीन्स यहाँ पर आसपास ह्यूमन बींग्स भी हैं। सो ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी स्ट्रेंथ को समन किया। समन मतलब गैदर किया, तो उसने अपनी ताकत को गैदर किया। ही गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। स्टैगर्ड मतलब जब आप अचानक से एक डायरेक्शन में चलने लगे। सो वो उठा एकदम से और फटाफट से वो उस डायरेक्शन में जाने लगा जिस डायरेक्शन से आवाज आ रही थी। द रामसो आयरन वर्क्स, ये किसका नाम है, ये मिल का नाम है, द रामसो आयरन वर्क्स, विच आर नाउ क्लोज डाउन। आज के टाइम पर ये बंद है, बट वर नॉट सो लॉन्ग अगो, लेकिन पहले के टाइम पर ऐसा नहीं था। इट वॉज अ लार्ज प्लांट, मतलब ये बहुत बड़ी मिल थी। लार्ज प्लांट का मतलब ये बहुत बड़ी मिल थी। विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, और इस आयरन वर्क्स में क्या क्या था, स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। स्मेल्टर का मतलब होता है जब आयरन को पिघलाया जाता है, उसको स्मेल्ट किया जाता है। रोलिंग मिल का मतलब होता है जब उसको रोल किया जाता है एक मशीन में। फोर्ज का मतलब होता है एक तरीके की मतलब फर्नेस कह सकते हैं आप, एक आग की भट्टी जो होती है बेसिकली, जहाँ पर उसको तपाया जाता है लोहे को। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to the large inland lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. अब यहाँ ये बताया है कि जब समर टाइम होता था और विंटर टाइम होता था, अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रॉ मटेरियल बाहर से लाया भी जाता था, एंड मिल से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होते थे वो बाहर भेजे भी जाते थे। मतलब जैसे कि देखो, आपको पता है एक मिल में अगर लोहे का कुछ काम हो रहा है तो
कोल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है या रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, ऑल राइट। तो अगर मिल में रॉ मटेरियल की या कोल की ज़रूरत पड़ी तो अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल लाया भी जाता था यहाँ पर, एंड अगर मिल से कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गए हैं उन प्रोडक्ट को बाहर भेजा भी जाता था। लेकिन समर सीजन में अलग तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता था, विंटर टाइम में अलग तरीके से। समर सीजन में एक बोट का यूज़ किया जाता था एंड कैनल के रास्ते से सामान लाया जाता था और सामान भेजा जाता था। तो जो यहाँ पर आप ये नाम देख रहे हैं बार्जेस एंड स्काउज, ये बेसिकली एक शिप है। ये देखो, ये ऐसी एक शिप होती है बेसिकली, राइट और इसको ऐसे कैनल के थ्रू भेजा जाता है। इस पर सामान लोड करके लाया भी जाता है और सामान लोड करके अलग अलग जगह पर भेजा भी जाता है। तो जो कैनल्स हैं वो लार्ज इनलैंड लेक से जुड़े हुए होते हैं। लार्ज इनलैंड लेक का मतलब जो शहर है या जो कंट्री है उसके बीचों बीच जो लेक होती है, बेसिकली उसे इनलैंड लेक कहते हैं। और ये जो बार्जेस एंड स्काउज है, जो बेसिकली ये जो शिप है, इस शिप को ही बार्जेस एंड स्काउज कहते हैं। इस पर सामान डालकर कैनल के थ्रू अलग अलग हिस्सों में सामान भेजा जाता था, अलग अलग हिस्सों से सामान लाया जाता था। तो समर टाइम में वाटर ट्रांसपोर्टेशन का यूज होता था। बट विंटर टाइम में क्या है, विंटर टाइम पर जो कैनल का पानी है वो जम जाया करता था, राइट। तो इसीलिए विंटर टाइम में रोड ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया जाता था। तो मतलब विंटर टाइम पीरियड में ये भी देखने को मिलता है, जब रोड ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया जाता था ना, तो मिल के आसपास की जो सड़क है वो कोल डस्ट से भर जाया करती थी। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, विंटर टाइम पीरियड में ऐसी क्रेट्स का यूज किया जाता था, इसमें कोल भरकर लाया जाता था या फिर भेजा जाता था कुछ भी सामान, और मिल के आसपास ऐसे सड़कों पर ये कोल डस्ट जम जाती थी और जो रोड है वो काली काली हो जाती थी। तो जो कोल डस्ट है वो शिफ्ट हो जाती थी, छन कर नीचे गिर जाती थी बड़े बड़े चारकोल क्रेट से। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron which had been put into the fire to be ready to put on the anvil. Pig iron का मतलब होता है जो रॉ मटेरियल होता है मेटल का, उसे कहते हैं। एनविल का मतलब होता है एक ऐसा ब्लॉक जिस पर, ये देखो, ये ऐसा ब्लॉक होता है जिस पर मेटल को शेप दी जाती है, ठीक है। हैमर से जो है उसको शेप दी जाती है, मारकर, हथौड़ा मारकर एक शेप दे दी जाती है। सो यहाँ पर ये बताया है कि उस आयरन मिल में एक्चुअली अभी क्या हो रहा था कि जो मास्टर स्मिथ है और जो उसका हेल्पर है, ये टाइम पीरियड है कब का, ड्यूरिंग दिसंबर एंड क्रिसमस से पहले का टाइम है। तो जो मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर है उन्होंने पिग आयरन को फर्नेस में डाल दिया था, मतलब आग की जो भट्टी होती है बेसिकली उसमें डाल दिया था, ताकि ये प्रिपेयर हो जाए और इसको एनविल पे रखकर शेप दे दी जाए, राइट। मेटल को शेप दे दी जाती है ना, तो पिग आयरन एक मेटल हो गया ना बेसिकली। इसको अभी फायर में इसलिए डाला था क्योंकि इसको फिर एनविल पे रखकर इसको शेप दे दी जाएगी। Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in few moments. तो मास्टर स्मिथ एंड उसका जो हेल्पर है वो टर्न बाय टर्न उठ रहे थे, एंड जो ये ग्लोइंग मास है, मतलब जो उन्होंने लिक्विड तैयार किया था मेटल डालकर, इस लिक्विड को वो बार बार स्टर करने के लिए उठ रहे थे। स्टर करना मतलब घुमाने के लिए इसको उठ रहे थे। और किससे स्टर कर रहे थे वो, एक लॉन्ग आयरन बार से। और धीरे धीरे वो क्या कर रहे थे, अपनी अपनी टर्न बाय टर्न उठकर अपनी अपनी जगह पर फिर वो बैठ जा रहे थे। ड्रिपिंग विद परसिपरेशन, परसिपरेशन का मतलब होता है स्वेट, पसीना आना। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा गर्मी, फर्नेस के आसपास वो काम कर रहे थे, तो इस वजह से उनको जो है पसीना आ रहा था, तो दोनों पसीने से ड्रिप कर रहे थे। दो एज वॉज द कस्टम he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. और इनमें से इसका कस्टम ये था, जो बेसिकली इनका जो मास्टर स्मिथ है वो लॉन्ग शर्ट पहनता है। एंड कब पहनता है वो लॉन्ग शर्ट, जब भी उसको ये लिक्विड को स्टर करना होता है। एंड वो जो शूज़ पहनता है वो वुडन शूज़ पहनता है, ऑल राइट।
All the time there were many sounds to be heard in the forge. तो उस मिल में बहुत सारी साउंड आ रही थी. कौन कौन सी साउंड? The big bellows groaned, the burning coal cracked, the fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall, and a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. So अब आवाज कौन कौन सी आ रही थी? एक तो बिग बेलोज ग्रोन्ड. अब बिग बेलोज क्या होता है? ये होता है बेसिकली, ये क्या है? ये एक एयर बैग है. एंड इस एयर बैग को जब आप ऐसे स्क्वीज करोगे, ये दोनों हैंडल को ऐसे जब आप स्क्वीज करोगे तो एयर कम्स आउट एंड इट इज यूज्ड टू ब्लो द फायर. आग को ब्लो करने के लिए इसमें से जो है एयर निकाली जाती है. ये एयर बैग होता है, राइट? तो ये जो बिग बेलोज है, इससे हवा निकालकर जब आग की तरफ वो हवा फेंकी जा रही थी तो उसके ग्रोनिंग की आवाज भी आ रही थी. बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जैसे जैसे कोल जब बर्न कर रहा था और उसमें जब हवा डाली जा रही थी ताकि वो बर्न और ज़्यादा हो सके, तो उसके क्रैकल की भी आवाज़ आ रही थी, मतलब कोल के जलने की भी आवाज़ आ रही थी. और जो फायर बॉय है वो चारकोल को शोवल कर रहा था, मतलब मूव कर रहा था. शोवल करने का मतलब मूव करना. तो चारकोल को जब वो मूव कर रहा था उसकी भी आवाज़ आ रही थी. चारकोल के क्लैटर की, क्लैटर मतलब आवाज़, नॉइजी डिस्टर्बेंस. और चारकोल को वो कहाँ मूव कर रहा था बेसिकली, किसकी हेल्प से? तो यहाँ पर देखो, ये है ना, इसकी हेल्प से वो चारकोल को मूव कर रहा था इनटू द मो ऑफ द फर्नेस. मो ऑफ द फर्नेस का मतलब जो फर्नेस का माउथ है, ठीक है, उसमें जो है वो चारकोल को डालकर उसको मूव कर रहा था. तो उसके क्लैटर की भी आवाज़ आ रही थी. तो पहले किसकी आवाज़ आ रही थी? यहाँ पर किसकी आवाज़ बताइए? बिग बेलोज की, कोल के बर्न की. चारकोल को जब मूव करे थे तो उसके क्लैटर की आवाज़ भी आ रही थी. और इसके आसपास ना, आयरन मिल के आसपास एक वाटरफॉल भी था. उस वाटरफॉल की भी आवाज़ आ रही थी. साथ साथ जो विंड मतलब हवा जो आ रही थी, जब हवा तेजी से चल रही थी तो उसकी भी आवाज़ आ रही थी. एंड हवा जब चल रही थी ना तो क्या हो रहा था कि जो वाटर है वो ब्रिक टाइल्ड रूफ पर गिर रहा था, तो वो टप टप की आवाज़ भी आ रही थी. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close to the furnace. Until this man came into the furnace or stood there, the blacksmith could not even notice कि कोई उसकी आयरन मिल में आया है, राइट? क्यों? क्योंकि उसे क्यों नहीं पता चला? बिकॉज इतनी सारी आवाज़ें आ रही थी तो ब्लैक स्मिथ ने यही नोटिस नहीं किया कि किसी ने दरवाज़ा खोला है और वो आयरन मिल के अंदर आया है. उसे तब पता चला जब वो पैडलर फर्नेस के बिल्कुल आगे आकर खड़ा हो गया. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes to come in the warm themselves in front of fire. फिर यहाँ हमें ये बताया जा रहा है कि एक पुअर वैगाबोंड जिसका अपना घर नहीं है, जो यहाँ वहाँ घूमता रहता है शेल्टर के लिए, तो ऐसे पुअर वैगाबोंड के लिए ऐसे फोर्ज से बढ़िया शेल्टर क्या होगा जहाँ फोर्ज में अच्छी खासी जो है फायर होगी ताकि वो अपने आप को जो है विंटर के टाइम पर गर्म कर सके, राइट? तो ऐसे वैगाबोंड्स क्या करते हैं, ऐसे फोर्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. एक तो इसलिए कि वहाँ पर फायर होती है, आग की वजह से वो अपने आप को जो है गर्म रख सकते हैं वहाँ आसपास बैठकर. और दूसरा ये कि जो सूटी पेन्स है, सूटी पेन्स मतलब वो शीशे जो सूटी है. सूटी का मतलब क्या होता है? जो कोल या वुड को जलाकर जो बाद में डस्ट बच जाती है उसको सूटी बोलते हैं. तो आप देखेंगे ना जब भी कोई ऐसी मिल में, तो वहाँ विंडो पेन्स पर जो शीशे होते हैं बेसिकली वहाँ पर ना डस्ट जमी हुई होती है कोल एंड वुड के बर्निंग की, राइट? तो वो जो रेजिड्यू है ना वो चिपक जाता है उन पर. तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि सूटी पेन से जब वो लाइट निकलती है तो वो ग्लो करती है. तो इसकी तरफ भी पुअर वैगाबोंड्स काफ़ी
मतलब एक तरीके से अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उनके पास घर नहीं, पुअर वेगाबोंड्स के पास, उनको शेल्टर के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। वो फोर्ज की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक तो वहाँ लाइट है, ऊपर से वहाँ पर और क्या है, फायर है, जिसकी वजह से वो अपने आप को गर्म रख सकते हैं विंटर्स के टाइम पीरियड में। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली। तो जब पैडलर फर्नेस के सामने खड़ा हुआ तो ब्लैक स्मिथ ने उसको कैजुअली देखा। एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। और इंट्रूडर का मतलब क्या होता है? इंट्रूडर का मतलब होता है जो बिना किसी की परमिशन के अंदर घुस जाए, राइट? जो बिना किसी की परमिशन के किसी के रूम में, किसी के घर में या कहीं भी किसी के ऑफिस में बार्ज कर जाए, उसे हम इंट्रूडर कहते हैं। सो ब्लैक स्मिथ ने उसको कैजुअली देखा। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with bunch of rat traps dangling on his chest. तो ब्लैक स्मिथ ने उसको कैजुअली इसलिए देखा था क्योंकि उसने बहुत बार ये चीज़ देखी कि उसकी मिल में बहुत ऐसे वेगाबोंड्स आते रहते हैं, तो ये भी उन्हीं की तरह दिख रहा था। मतलब उसकी लॉन्ग बियर्ड थी एंड डर्टी सा था वो, उसके कपड़े रैग्ड थे, फटे पुराने से कपड़े थे, और उसकी चेस्ट पर बंच ऑफ रैट ट्रैप्स टंगे हुए थे, राइट? तो इसलिए उसने उसको कैजुअली देखा था। तो यहाँ पर हम ये भी मान सकते हैं कि भाई जो ये ब्लैक स्मिथ है, बेसिकली इसको आदत हो चुकी थी ऐसे लोगों को देखने की मिल के अंदर, कि भाई मिल के अंदर ऐसे वेगाबोंड्स जो है अट्रैक्ट होकर आ जाते हैं। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे। अब ये पैडलर ने इस मास्टर ब्लैक स्मिथ से परमिशन ली कि क्या ये रात को यहाँ रुक सकता है। द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हॉटी कॉन्सेंट। कॉन्सेंट मतलब हाँ, हॉटी मतलब एक घमंडी तरीके से, इस तरीके से जैसे कि केयर भी ना करना किसी की, राइट? विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। तो यहाँ ये बताया कि जैसे ही पैडलर ने उससे परमिशन मांगी कि क्या वो यहाँ रुक सकता है, तो मास्टर ब्लैक स्मिथ ने कुछ बोला नहीं, बल्कि उसने सिर्फ अपना सिर घुमाकर कहा, मतलब उसने अपना सिर ऐसे घुमाया कि हाँ तुम रुक सकते हो, राइट? पर वो बोला नहीं था, उसने सिर्फ इशारा किया कि हाँ रुक जाओ। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। ट्रैम्प यहाँ पर इस वेगाबोंड पैडलर के लिए ही यूज हुआ है। तो ट्रैम्प का मतलब है वही आवारा इंसान को हम ट्रैम्प कहते हैं बेसिकली। तो ये जो पैडलर था इसने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक। और ये यहाँ कुछ कहने भी नहीं आया था, ये यहाँ कोई बात भी नहीं करने आया था, बल्कि ये यहाँ क्यों आया था? टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। अपने आप को विंटर के टाइम पर गर्म रखने एंड सोने के लिए यहाँ पर ये ट्रैम्प आया था। तो ध्यान रखना, ट्रैम्प कौन है? ये रैट ट्रैप पैडलर। सो यहाँ पर हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है, और अब हम रेस्ट चैप्टर को ऐसे ही पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। द चैप्टर नेम इज द रैट ट्रैप। In those days, the Ramso iron mill was owned by a very prominent iron master. तो हम एक मिल के बारे में बात कर रहे हैं। मिल का नाम क्या है? रामसो आयरन मिल। एंड ये मिल के ओनर कौन थे? एक बहुत ही जाने माने आयरन मास्टर whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. और इनका एक ग्रेटेस्ट एम्बिशन, एक डिज़ायर था, ये चाहते थे हर मार्केट में अच्छा आयरन बेचा जाए और अच्छा मेटल दिया जाए। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. और ये हर दिन रात को इंस्पेक्शन के लिए अपनी मिल में आते थे, ये देखने के लिए कि क्या काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। And at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. तो जब भी ये रात को राउंड लगाने आते हैं, तो ये उस रात भी आए जब ये रैट ट्रैप पेडलर वहाँ पर अपनी रात बिता रहा था, वो सो रहा था। तो उस टाइम पर ये जो आयरन मास्टर है मिलके ये आए। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to furnace that steam rose from his wet rags. अब जैसे ही ये आयरन मास्टर अंदर आए, इन्होंने किसको देखा? टॉल रैगामफिन को। रैगामफिन यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? इसी ट्रैम्प के लिए या वेगाबोंड के लिए, जिसे हम रैट ट्रैप पेडलर कह रहे हैं। रैगामफिन वो लोग होते हैं जो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, जिनके कपड़े फटे पुराने हो, राइट?
सो बेसिकली ये जो आयरन मास्टर थे, इन्होंने इस टॉल रैगामफिन को देखा एंड इस टॉल रैगामफिन ने अपने आप को फर्नेस के पास जो है लिटा रखा था, अपने आराम से फर्नेस के पास ये आराम कर रहा था, सो रहा था। और उस फर्नेस में जो आग थी, बेसिकली मैं आपको फर्नेस दिखा देती हूँ क्या होती है। देखो जैसे कि ये मैंने निशानी आप ऑलरेडी लगा रखा है, ऊपर भी देखो, ये जो है ना ये होती है फर्नेस। सो फर्नेस क्या होती है ना, यहाँ से आग निकलती है। तो बेसिकली इस आग की गर्मी की वजह से उसके कपड़े वेट हो गए थे और कपड़े वेट होने की वजह से उसके कपड़ों से स्टीम भी निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैकस्मिथ्स हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। जब इस आयरन मास्टर ने इस रैगामफिन को देखा तो उसने ब्लैक स्मिथ की तरह बिहेव नहीं किया। ब्लैक स्मिथ ने कैसे बिहेव किया था, इसकी तरफ देखा ही नहीं था। सो हु हैड हार्डली डेन्ड का मतलब क्या होता है, जब आप किसी के काम को अपने काम से छोटा समझें। तो ब्लैक स्मिथ का जो बिहेवियर था इस पैडलर की तरफ बहुत कोल्ड बिहेवियर था। आयरन मास्टर ने वही सेम बिहेव नहीं किया, बल्कि आयरन मास्टर ने उससे जाकर बात की। He walked so close up to him, looked him over very carefully, and then tore off his slouch hat to get a better view of his face. अब ये आयरन मास्टर क्या करता है, इस रैगामफिन के पास जाता है और इसकी जो स्लाउच हैट है, हैट एक्चुअली इसने ना अपने मुंह पर ढक रखी थी, तो उस स्लाउच हैट को इसने हटाया ताकि ये उसका फेस देख पाए। But of course it's you, Nils Olof, he said. How do you look? अब यहाँ पर आयरन मास्टर जैसे ही उसकी हैट हटाकर उसका फेस देखते हैं तो आयरन मास्टर इस पैडलर को कहते हैं, अरे ये तो निल्स ओलोफ है। फिर वो कहते हैं कि निल्स ओलोफ, तुमने ये अपने फेस का क्या कर रखा है। तो अब यहाँ ध्यान रखना, एक्चुअली ये आयरन मास्टर इस रैट ट्रैप पेडलर को अपना एक बहुत पुराना दोस्त मान रहे हैं, राइट। लेकिन ये एक्चुअली में निल्स ओलोफ नहीं है, शायद उसकी शक्ल मिलती है या कुछ इस वजह से इन्होंने इसको निल्स ओलोफ माना, ठीक है। आप ये चीज ध्यान में रखेंगे। The man with rat traps had never before seen the iron master at Ramso and did not even know what his name was. इस रैट ट्रैप पैडलर ने कभी भी इस आयरन मास्टर को नहीं देखा था एंड ये उसका नाम भी नहीं जानता था। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर। फिर इस रैट ट्रैप पैडलर ने ये सोचा कि इतना फाइन जेंटलमैन अगर ये मुझे ओल्ड एक्वेंटेंस मतलब अपना पुराना जानकार समझ रहा है तो इस वजह से ये मुझे कुछ कपल ऑफ क्रोनोर भी दे देगा, मतलब मुझे कुछ करेंसी भी दे देगा। तो इसीलिए ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम एट ऑल। और इस लालच में, किस लालच में, जो ये रैट ट्रैप पैडलर है ना, इसको लगा कि ये जेंटलमैन मुझे अपना पुराना जानकार समझ रहा है और ये अब ये नहीं बताना चाहता था कि मैं वो नहीं हूँ, राइट। ये यूं नहीं बताना चाहता था कि मैं ओलोफ नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि इसे ये लगा कि ये मुझे जान पहचान में कुछ कपल ऑफ क्रोनोर्स दे देगा। तो यहाँ पर उसका एक ग्रीड हमें देखने को मिलता है जो पैडलर है। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी। डाउन हिल मतलब बैड से वर्स्ट, मतलब बद से बदतर। तो यहाँ पर जब ऊपर यहाँ हम ये कॉन्वर्सेशन देखते हैं तो ये आयरन मास्टर इसको कहता है, निल्स ओलोफ हाउ डू यू लुक। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, निल्स ओलोफ तुमने अपना क्या हालत बना रखी है। तो यहाँ पर आयरन मास्टर को ये रिप्लाई करता है पैडलर कि यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी। कहता है कि मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। यू शुड नॉट रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेट द आयरन मास्टर। इतना सुनते आयरन मास्टर ने कहा कि तुमको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। रेजिमेंट का मतलब हो गया जैसे डिफेंस आर्मी एंड ऑल, दैट वॉज द मिस्टेक। और फिर ये कहता है कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तो यहाँ पर आयरन मास्टर इसको निल्स ओलोफ समझ रहा है और निल्स ओलोफ कभी रेजिमेंट में था और इसलिए वो कह रहा है कि तुमको वहाँ से रिटायर नहीं हो, मतलब तुमको वहाँ से रिजाइन नहीं लेना चाहिए था। If only I had still been in the service at this time, it would have never happened. और फिर ये आयरन मास्टर कहता है निल्स ओलोफ को, मतलब जो निल्स ओलोफ एक्चुअली है नहीं,
ये पैडलर कोई नील्स ओलोफ मान रहा है। फिर उसको कहता है अगर मैं सर्विस में अभी होता ना, मतलब मैं आर्मी में अगर होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता, तुमको कभी नहीं रिजाइन करने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। और फिर आयरन मास्टर इस पैडलर को नील्स ओलोफ समझ के कहता है कि चलो अब तुम मेरे घर चलो। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस मतलब बहुत बड़ा बंगला टाइप्स घर, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। ट्रैम्प मतलब यही पैडलर जो वेगाबोंड है, कॉमरेड मतलब फेलो सोल्जर। तो ये जो ट्रैम्प है मतलब जो ये पैडलर है, इसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। इसको ये था कि यार ये मुझे अपने घर भी बुला रहा है, ये मुझे अपना कॉमरेड समझ रहा है, मतलब अपना दोस्त मान रहा है, अपना फेलो सोल्जर मान रहा है। तो ये चीज़ ना इस ट्रैम्प को अच्छी नहीं लगी कि ये ओनर मुझे ऐसे क्यों रिसीव कर रहा है, इस ओनर को क्या हो गया, ये मुझे नील्स ओलोफ क्यों मान रहा है और नील्स ओलोफ मान के ये मुझे अपने घर पे क्यों इन्वाइट कर रहा है। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। तो यहाँ पर जैसे ही आयरन मास्टर ये पूछता है कि भाई अब तुम मेरे घर चलो, तो उस टाइम पर ये जो पैडलर है ये कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। और ये उसने क्यों मना किया, क्योंकि वो अलार्म्ड हो चुका था, थोड़ा सा डर गया था। ही थॉट ऑफ 30 क्रोनोर। वो डर क्यों गया था, एक तो उसे 30 क्रोनोर का ख्याल आया कि वो उसने चुराए हैं, एंड दूसरा वो इसलिए मना कर रहा था जाने के लिए कि भाई उसे था कि अगर वो इस घर में चला जाएगा तो ये तो ऐसी बात हुई कि वो लायंस डेन में चला गया, क्योंकि ये आर्मी का घर है और अगर ये पकड़ा गया तो फिर इसके लिए बुरा हो जाएगा। तो इसको था कि मैं पकड़ा ना जाऊं और अगर मैं घर चला गया तो ये ऐसी बात हो जाएगी जैसे कि मैंने अपने आप को लायन के डेन में फेंक दिया है। तो इसीलिए इसने मना किया और ये थोड़ा डर भी गया था। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर इन फोर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल। इनकॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब अननोटिस्ड। तो यहाँ पर वो ये भी सोचता है मनी मन कि वो यहाँ इसलिए आया था कि वो थोड़ी देर इस फोर्ज में सो सके एंड अपनी नींद पूरी करके वो ऐसे स्नीक कर जाएगा जैसे किसी ने ना देखा हो, किसी ने नोटिस ना किया हो। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing। आयरन मास्टर को ये लगता है कि भाई ये इसलिए मना कर रहा है क्योंकि इसको एम्बेरेसिंग फील हो रहा है कि इसने गंदे फटे पुराने कपड़े पहने हैं। फिर आयरन मास्टर कहता है ये अज्यूम करके, प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कांट शो योर सेल्फ देयर। तो आयरन मास्टर इस पेडलर को कहता है जिसको ये नील्स ओलोफ मान रहा है कि भाई तुम ये मत सोचो कि तुम एक बहुत ही ऐसे बड़े घर में आ रहे हो जहाँ तुम अपने आप को दिखा नहीं सकते या जहाँ तुम आ नहीं सकते। फिर वो कहता है एलिजाबेथ इज डेड। आयरन मास्टर कहता है मेरी वाइफ एलिजाबेथ तो अभी है भी नहीं इस दुनिया में, तुमने तो ये चीज़ सुनी होगी पहले, क्योंकि यहाँ वो अभी भी क्या सोच रहे हैं कि ये मेरा ओल्ड एक्वेंटेंस है, इसलिए वो कह रहा है कि तुमने तो सुना ही होगा कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है। एंड माई बॉयज आर अब्रोड, और मेरे बॉयज़ कहाँ पर हैं, वो अब्रोड हैं, वो देश से बाहर हैं। देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। फिर वो कहता है कि घर पे मेरे और मेरी बड़ी डॉटर के अलावा कोई नहीं है। We were just saying that it was too bad we did not have any company for Christmas। फिर वो कहता है कि हमें बहुत बुरा लग रहा था कि हमारे पास कोई भी कंपनी नहीं है क्रिसमस के लिए। Now come along with me। फिर वो कहता है चलो मेरे साथ चलो, help us to make the Christmas food disappear like a faster। और घर जाकर let's have party, let's enjoy the food। But the stranger said no। और ये पैडलर मना कर देता है। एंड नो एंड अगेन नो, तो ये 3 बार मना करता रहता है। द आयरन मास्टर सो ही मस्ट गिव इन। तो यहाँ पर देखो जैसे ही स्ट्रेंजर मना करता है तो आयरन मास्टर यहाँ गिव अप नहीं करता बल्कि गिव इन करता है। गिव इन का मतलब है कि जब आप ये ठान ले कि हाँ भाई आपने लेकर ही जाना है सामने वाले को, सो आयरन मास्टर गिव इन करता है और वो कहता है ही विल डेफिनेटली टेक दिस मैन टू द होम। इट लुक्स एज दो कैप्टन वोन्स्टेल प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टुनाइट स्टर्नस्टॉर्म। He said to the master blacksmith and turned on his heel। तो अब आयरन मास्टर जब बार बार नो सुनता है फ्रॉम पेडलर, तो आयरन मास्टर अब यू टर्न ले लेता है अपने घर जाने के लिए, और वो जाता जाता इस मास्टर ब्लैकस्मिथ को कहता है शायद आज कैप्टन वोन्स्टेल तुम्हारे साथ रुकना चाहते हैं स्टर्नस्टॉर्म। अब देखो वोन्स्टेल कौन है,
एक्चुअली जो ये नील्स ओलोफ है, इन्हीं का पूरा नाम क्या है, नील्स ओलोफ बोनस्टेल, ठीक है। और स्टर्नस्ट्रोम कौन है, बेसिकली ये ब्लैक स्मिथ का सरनेम है, वही ब्लैक स्मिथ जिसने इस पैडलर से बात नहीं की थी, बल्कि इसकी तरफ सर हिलाकर ये कहा था कि हाँ तुम यहाँ रुक सकते हो, राइट। और यही मास्टर ब्लैकस्मिथ स्टर्नस्ट्रोम है जो अपने असिस्टेंट्स के साथ बैठा हुआ है और वो आयन का जो उन्होंने एक लिक्विड बनाया हुआ है उसको वो टर्न बाय टर्न मतलब खड़े होकर उसको स्टर कर रहे हैं, टर्न बाय टर्न, ठीक है। तो यहाँ पर आयन मास्टर अपने घर जाता जाता कहता है स्टर्नस्ट्रोम को कि शायद आज कैप्टन वॉन्स्टेल तुम्हारे साथ रुकना चाहते हैं, बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैक स्मिथ who knew him understood very well that he had not said his last word. अब blacksmith मतलब जिसका सरनेम स्टर्नस्ट्रोम है, तो ये जो स्टर्नस्ट्रोम है ये बेसिकली हंसने लगता है क्योंकि इसे ये ना अपने मालिक को, अपने आयन मास्टर को बहुत अच्छे से जानता है और इसे पता है कि आयन मास्टर अभी जो है चले तो गए हैं ये सब बोलकर, लेकिन ये उनके लास्ट वर्ड नहीं है। वो इतने रेजोल्यूट आदमी है कि अगर उन्होंने ठान लिया है कि ये इसको अपने घर लेकर जाएंगे तो वो वापस उसे लेकर जाएंगे ही जाएंगे। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, अभी आधा घंटा ही नहीं हुआ था, बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज, उनको कैरेज व्हील की आवाज आई आउटसाइड द फोर्ज। कैरेज व्हील जैसे कि ये है, ठीक है, तो उनको कैरेज व्हील की आवाज आई एंड अ न्यू गेस्ट केम इन। अब एक नया गेस्ट आया फोर्ज के अंदर, तो ये आयन मास्टर नहीं था इस टाइम, ठीक है, ये इस टाइम आयन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, बल्कि उसने अपनी डॉटर को यहाँ भेजा हुआ था, अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। तो इस आयन मास्टर ने अपनी डॉटर को क्यों भेजा था, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी डॉटर के पास परसुएशन स्किल्स अच्छी हैं। परसुएशन का मतलब किसी को मनाने की जो स्किल्स होती हैं, राइट। तो वो कहता है कि शायद मेरी डॉटर के पास मेरे से ज़्यादा परसुएशन स्किल है, दैट्स वाई दिस आयन मास्टर सेंट हिज डॉटर सो दैट शी कैन मेक दिस peddler to come to the house and have Christmas food. But still, you should remember they are still presuming this man as Captain Niels Olof Wonsdale. She entered followed by a valet. Valet का मतलब क्या होता है, जो पर्सनल सर्वेंट होते हैं उसे valet कहते हैं। तो ये जो उनकी डॉटर है आयन मास्टर की, ये अंदर आती है और इनके पीछे पीछे इनका पर्सनल सर्वेंट भी आता है, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। और इस सर्वेंट के हाथ में अपनी ओनर के लिए, जो ओनर कौन है, बेसिकली आयन मास्टर की डॉटर, अपनी ओनर के लिए इन्होंने एक बड़ा सा फर कोट भी रखा हुआ है हाथ में। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, ये इतनी सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाय, लेकिन ये काफ़ी मोडेस्ट एंड शाय नेचर की थी। मोडेस्ट मतलब पोलाइट, क्वाइट शाय मतलब थोड़ी सी शर्मीली किस्म की थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। और अभी हम क्या देख रहे हैं कि फोर्ज में पहले जैसा ही सब कुछ है, बिल्कुल सेम जो पहले इवनिंग में था। द मास्टर ब्लैकस्मिथ, जिसका सरनेम क्या है, स्टर्नस्ट्रोम। तो जो मास्टर ब्लैकस्मिथ है वो अपने अप्रेंटिस के साथ बैठा हुआ है, टर्न बाय टर्न वो उठ रहे हैं एंड वो उस आयन एंड चारकोल स्टिल मतलब जो वो आयन को घुमा रहे थे ना, वो टर्न बाय टर्न वो कर रहे हैं, एंड जो आयन एंड चारकोल स्टिल है दैट ग्लोड इन द फर्नेस। तो उन दोनों का जो लिक्विड, आयन का और चारकोल का जो लिक्विड उन्होंने फर्नेस में बना रखा है, वो अभी बेसिकली अभी भी वो स्टर कर रहे हैं उसको और वो एकदम ग्लो कर रहा है उसका लिक्विड। एंड द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर। अब ये जो पैडलर है ये आरामदायक तरीके से फ्लोर पर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके लेट जाता है एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयन अंडर हिज हेड। और अपने सर के नीचे आयन का मतलब जो रॉ मटेरियल है आयन का, उसे पिग आयन कहते हैं, उसका एक छोटा सा पीस अपने सर के नीचे रख लेता है ताकि उसके नेक को, उसके हेड को सहारा मिल सके सोते वक्त। His hat pulled down over his eyes, और उसने अपनी आंखों को अपनी हैट से ढक लिया। As soon as young girl caught sight of him, she went up, lifted his hat. जैसे ही ये यंग गर्ल अंदर आई और उसने इस पैडलर को देखा तो ये इसके पास आई और उसकी हैट को उसने हटा दिया। The man was evidently used to sleeping with one eye open. ये जो रेड ट्रैप पैडलर है
ये सोते वक्त हमेशा इसकी एक आंख ओपन रहती है, ये ऐसे ही सोता है। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. जैसे ही यंग गर्ल ने इसकी हैट हटाई, ये एकदम से उठ गया और काफी डरा हुआ था ये तब। Said the young girl, my name is Edla Wilmanson. तो वो कहती है यंग गर्ल, मेरा नाम एडला विलमेंसन है। My father came home and said you wanted to sleep here in the forge tonight. फिर वो कहती है कि मेरे फादर जब घर आए उन्होंने बताया कि तुम पूरी रात फोर्ज में ही बिताना चाहते हो। Then I asked permission to come and bring you home to us. फिर वो कहती है फिर मैंने अपने फादर से परमिशन ली ताकि मैं यहाँ फोर्ज में आकर तुमको अपने घर ले जाऊँ। आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। देन शी एडिड कि उसको कैप्टन समझकर वो बोल रही है कि आई एम सॉरी कैप्टन, तुम जो है इतने हार्ड टाइम से गुजर रहे हो। शी लुकड एट हिम कंपैशनेटली, तो उसे एक कंपैशन के साथ देखती है। कंपैशनेटली का मतलब होता है कि एक बहुत ही सिंपथी के साथ, एक एम्पथाइज होकर जब आप किसी को देखते हो, एक काइंडनेस के साथ, विद हर हैवी आईज, तो वो कंपैशन के साथ उसे देखती है और उसकी आंखें काफ़ी ऐसे हैवी, मतलब थोड़ी सी आंखों में पानी आ जाता है। देन शी नोटिस द मैन वॉज अफ्रेड, लेकिन वो एक चीज़ ये भी नोटिस करती है कि ये बहुत डरा हुआ है। Either he has stolen something or else he had escaped from jail. अब वो ये नोटिस करते हैं कि ये इतना क्यों डरा हुआ है, ये ऐसे डरा हुआ है या तो इसने कुछ चुराया हुआ है या फिर ये जेल से भागा हुआ है। She thought and added quickly. अब वो एक साथ एक और चीज़ कहती है इसके बाद, ये सब सोचने के बाद वो ये कहती है, You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. तो वो कहती है कि कैप्टन, तुम जैसे इस फोर्ज में फ्रीली अपनी मर्जी से आए थे ऐसे ही तुम हमारे घर से भी जा सकते हो, बस हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ क्रिसमस ईव पर रुक जाओ। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रैट ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। अब उसने इतने हम्बल और इतने पोलाइट और इतने फ्रेंडली तरीके से उसको इन्विटेशन दिया था, तो रैट ट्रैप पेडलर को उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, मतलब अब वो जाने के लिए तैयार हो गया। अब ये जो रेड ट्रैप पेडलर है ये साथ में जाने के लिए तैयार हो जाता है और ये कहता है कि मिस तुमने जो है मेरे लिए इतना मतलब परेशानी की, इतना कष्ट तुमने उठाया, तुम बोदर्ड हुए। सो अब ये कहता है कि आई कम एट वंस, कि मैं अब एकदम से आने के लिए मतलब मैं तैयार हूँ, डोंट वरी। सो ही एक्सेप्टेड द फर कोट दैट द वेले हैंडेड हिम विद अ डीप बो, थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज। अब यहाँ पर आगे ये बताया है कि ये जो रैट ट्रैप पेडलर है ये उस फर कोट को एक्सेप्ट कर लेता है जो वेले ने अपने हाथ में टांगा हुआ था, एंड वो वेले जो है जब ये फर कोट देता है तो वो एक डीप बो के साथ देता, मतलब एक रेवरेंस, एक सम्मान के साथ देता है, एंड उसको जो है फर कोट को फिर वो रैग्स के ऊपर रख लेता है ताकि वो ढक जाए, उसके कपड़े फर कोट से ढक जाएं, एंड देन वो यंग लेडी को फॉलो करता है कैरेज में उसके साथ जाने के लिए, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ्स सो मच एज अ ग्लेंस। और ये जो रेड ट्रैप पेडलर है ये इस ब्लैक स्मैथ की तरफ देखता भी नहीं, और इस टाइम पर ब्लैक स्मैथ एस्टोनिश्ड हो जाता है, मतलब ऐसे सरप्राइज हो जाता है कि वो अभी तक जिसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था वो इतना बड़ा इंसान है कि उसे हमारे जो मिल के ओनर हैं उसकी डॉटर खुद लेने आई है। बट वाइल ही वॉज राइटिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स। फोरबोर्डिंग्स का मतलब है जब आपको ऐसे कुछ फीलिंग आए कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, राइट। तो अब ये जो रैट ट्रैप पेडलर है जब ये मैनर हाउस की तरफ जा रहा था, इतने बड़े घर की तरफ जा रहा था, इसके मन में ऐसे इविल फोरबोर्डिंग्स आ रही थी कि ऐसे फीलिंग की शायद कुछ गलत ना हो जाए इसके साथ। वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, और ये मनी मन ऐसे सोचता है कि क्यों मैंने वो 30 क्रोनोर चुराए। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। और फिर वो कहता है कि अब मैं फंसता ही जा रहा हूँ इस ट्रैप में, पता नहीं मैं इस ट्रैप से कभी निकल पाऊंगा कि नहीं। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। अब अगला दिन क्या था? क्रिसमस ईव का।
तो अब एक्चुअली ये जो रैट ट्रैप पेडलर है ये वहाँ मैनर हाउस में पहुँच जाता है और अभी जो डेट है वो है 24 दिसंबर। सो बेसिकली 25 को क्या होता है, क्रिसमस होता है, उससे एक दिन पहले जो होता है वो ईव डेज होता है, तो क्रिसमस ईव था। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly। अब यहाँ पर अगले दिन क्रिसमस ईव पर ये आयरन मास्टर बहुत ही सेटिस्फाइड होता है, इसे बड़ा अच्छा लगता है कि एक इसका पुराना जो रेजिमेंटल कॉमरेड है, पुराना जो इसका एक फेलो सोल्जर है, उससे ये अनएक्सपेक्टेडली मिला और ऐसे दिनों में जब इसके बुरे हालात चल रहे थे और अब वो इसके साथ बैठकर खाना खा रहा है, तो ये चीज़ से आयरन मास्टर को काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। अब आयरन मास्टर अपनी डॉटर को दो चीज़ें कहता है। एक तो ये कहता है दैट वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। तो ये यहाँ रेफर कर रहा है इस पेडलर को जिसको ये नील्स ओलोफ समझ रहा है। तो ये अपनी डॉटर को कहता है आयरन मास्टर कि हमें एक तो इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि इसे प्रॉपर भरपेट खाना मिले, और इसको खाना मिलेगा तो एटलीस्ट इसके लाइक ही वुड बी गेटिंग सम फ्लैश ऑन हिज बोन्स, मतलब ये थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा। और याद रखना कि जो ये पैडलर है इसके कैसे चीक्स हैं, संकन चीक्स हैं, मतलब ऐसे अंदर की तरफ धसे हुए चीक्स हैं, राइट। तो अब वो यहाँ पर वही बात कह रहा है कि अगर अब इसे भरपेट प्रॉपर खाना देंगे, इसके ध्यान रखेंगे खाने का, तो इसकी शरीर में थोड़ी सी ताकत आएगी। Who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps। फिर वो अपनी डॉटर को ये भी कहते हैं कि हमें ये चीज़ पर भी ध्यान देना है इसे कि कोई जॉब वगैरह मिल जाए या हम इसे कुछ ऐसा काम दे दें कि इसको दर दर यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, क्योंकि ये आज के टाइम पर रैट ट्रैप बेच रहा है। तो ये कहता है कि इसको ये रैट ट्रैप्स बेचने की ज़रूरत ना पड़े, हम इसे कुछ ऐसा काम दे देंगे, राइट। इसके लिए कुछ ऐसा काम ढूंढ लेंगे ताकि ये यहाँ वहाँ ना घूमे रैट ट्रैप्स बेचने के लिए। It is queer that things have got downhill with him as badly as that, said the daughter। अब आयरन मास्टर की डॉटर कहते हैं ये बहुत ही स्ट्रेंज, क्वियर मतलब स्ट्रेंज, ये बहुत ही स्ट्रेंज की बात है, एक कैप्टन के साथ इतना डाउनहिल हुआ है, इतना बुरा हुआ है कि उसकी ये हालात हो चुके हैं। Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man। फिर उसकी डॉटर ये भी बोलती है कि लास्ट टाइम जब मैं उसको लेने गई थी तो मुझे एक बार भी ये नहीं लगा कि कभी ये इतना एजुकेटेड मैन रहा होगा। You must have patience my little girl, said the father। फिर आयरन मास्टर अपनी डॉटर को कहते हैं कि माई लिटिल गर्ल थोड़ा सा पेशेंस रखो, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। फिर वो कहते हैं कि जैसे ही ये कैप्टन नहा लेगा, ड्रेसअप कर लेगा अपने आप को, तो ये तुमको बिल्कुल एजुकेटेड एंड एकदम सोफिस्टिकेटेड लगेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड। फिर वो कहता है कि ये शायद लास्ट नाइट काफ़ी एम्बेरेस्ड था, इसलिए तुमको लगा थोड़ा अनएजुकेटेड टाइप्स। The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes। और फिर उसके फादर ये भी कहते हैं कि जैसे ही अपने ट्रैम्प क्लोथ्स को निकाल कर फेंकेगा, नए कपड़े पहनेगा, साफ सुथरा हो जाएगा, नहा के आएगा, ड्रेसअप होकर आएगा, शेव वेव कर लेगा, तो उसके बाद तुमको लगेगा कि ये एजुकेटेड भी है, तुमको इनमें मैनर्स भी दिखेंगे। और जैसे ही ये अपने ट्रैम्प क्लोथ्स को फेंकेगा वैसे ही इसके ट्रैम्प मैनर्स जो हैं वो भी चले जाएंगे। ट्रैम्प का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, दैट मीन्स द पर्सन हु इज काइंड ऑफ आवारा टाइप जो लोग होते हैं ना, उसको ट्रैम्प कहते हैं बेसिकली। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपनड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। द वेले हैड बेथड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। जैसे ही ये सब बातें हो रही थी, डोर ओपन हुआ और ये स्ट्रेंजर अंदर आया। ये काफ़ी क्लीन था अभी एंड वेल ड्रेस्ड था, अच्छे कपड़े पहने हुए थे। वेले ने इसके हेयर कट किए, इसको शेव किया, नहाने में इसकी हेल्प की, एंड मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू आयरन मास्टर। और अब उसने आयरन मास्टर के अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, वाइट शर्ट पहनी थी, स्टार्च्ड कॉलर थे एंड होल शूज़ थे। स्टार्च्ड कॉलर का मतलब होता है जो कॉलर बिल्कुल ऐसे क्रिस्प होते हैं, मतलब उसमें किसी भी तरीके के रिंकल नहीं थे। बट ऑल द और होल शूज़ का मतलब होता है वेल फिटेड शूज़।
But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. अब जैसे ही ये गेस्ट इतना वेल ग्रूम्ड होकर बाहर आता है, आयरन मास्टर इसको देखकर खुश नहीं होते. ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्राउ, मतलब उसे ऐसे सरप्राइजिंग से उससे देखते हैं, अपनी आईब्रोज को ऐसे गैदर करके. इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वेन ही हैड seen the strange fellow in uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. अब आयरन मास्टर ऐसे मतलब अपनी सोच में डूब जाते हैं और वो सोचते हैं कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी, कहीं उन्होंने ये मिस्टेक तो नहीं कर दी इसको अपना एक एक्वेंटेंस समझकर, क्योंकि उन्होंने ये नोटिस किया कि ये तो वो लग ही नहीं रहा है अभी, राइट. आयरन मास्टर यहाँ कहते हैं कि शायद उन्होंने फर्नेस में जब इस आदमी को देखा, इस स्ट्रेंज फेलो को देखा, ये मतलब उनको लगा होगा कि भाई ये मेरा एक कॉमरेड है, एक फेलो सोल्जर है पहले का, जिसको मैं जानता हूँ, और फिर यहाँ पर उसको लगा कि शायद उन्होंने ये मिस्टेक कर दिया है. बट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, और अब जो ये पैडलर है, जब ये एकदम तड़कती हुई धूप में बिल्कुल खड़ा हुआ था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विंटेंस. और अब आयरन मास्टर को लगा कि अब तो मैं इसे पूरा ऐसे मतलब डे लाइट में देख पा रहा हूँ, और अब उसको रियलाइज हुआ कि ये तो उन्होंने मिस्टेक कर दी, ये उनका ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं है. तो यहाँ पर बेसिकली ये जो स्ट्रेंजर है ये पकड़ा गया. ही थंडर्ड, what does this mean? तो अब ये आयरन मास्टर गुस्से में कहता है ये सब क्या है. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट. डिसिमुलेट का मतलब होता है हाइड करना या प्रिटेंड करना. तो स्ट्रेंजर को भी ये समझ में आ गया कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ, तो उसने डिसिमुलेट करने की कोशिश नहीं की, उसने हाइड करने की कोशिश नहीं की. बस वो ये सब देख रहा था कि उसका जो ये स्प्लेंडर है, मतलब ये जो ऐशो आराम उसे मिला है 1-2 दिन का, ये अब बिल्कुल एंड हो जाएगा. फिर वो ये कहता है आयरन मास्टर को, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है. आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर. वो कहता है मैंने तो आपका कोई ऐसा दोस्त या कैप्टन बनने की कोशिश नहीं की, ना ही मैंने प्रिटेंड किया. आई प्लेडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज. फिर वो कहता है मैं तो बस फोर्ज में रुकने के लिए, जो वहाँ पर ब्लैक स्मिथ था उससे मैंने प्लीड किया, उससे मैंने बेगिंग की कि मुझे एक रात रुकने दे. बट नो हार्म हैज़ बीन डन. एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे. फिर वो ये भी कहता है कि वैसे भी मेरी तरफ से आप लोगों को कुछ हार्म नहीं हुआ है, बस अब मैं इतना ही कर सकता हूँ कि मैं अपने कपड़े पहनकर दोबारा यहाँ से जा सकता हूँ. Well, said the iron master, hesitating a little. It was not quite honest either. You must admit that I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. फिर यहाँ पर आयरन मास्टर ये सब सुनकर कहता है well, और साथ ही साथ ये थोड़ा हेजिटेट भी करता है बोलते वक्त. ये कहता है तुम ऑनेस्ट भी तो नहीं थे. अगर तुमने हमारा कोई हार्म नहीं किया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो तुम हमें बता सकते थे ना कि तुम ये जो कैप्टन है नहीं हो, राइट. तो तुम हमें बता सकते कि तुम नील्स ओलोफ नहीं हो, लेकिन तुमने ये भी नहीं बताया. फिर वो कहते हैं कि और इसमें कोई सरप्राइज भी नहीं होगा कि शेरिफ आए और तुमको पकड़कर ले जाएं. शेरिफ का मतलब है पुलिस. द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड. अब ट्रैम्प को ये सब पुलिस वगैरह की बात सुनकर गुस्सा आया और वो आगे आया एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट. तो उसने अपनी फिस्ट से, मतलब अपनी मुट्ठी से टेबल पर बूम किया, एकदम से ऐसे मारा टेबल को. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर. फिर वो कहता है कि अब मैं तुमको बताता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर कि एक्चुअली ये सब क्या है. दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. फिर वो कहता है कि ये पूरी दुनिया, ये सब क्या है, ये एक रैट ट्रैप है, ये कुछ नहीं है, बस ये एक रैट ट्रैप है. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds. Cheese rinds का मतलब होता है चीज़ के जो मतलब पीसीज होते हैं बेसिकली. Bits of pork set out to drag a poor fellow. सो यहाँ पर ये यूँ कहना चाह रहा है कि ये पूरा जो वर्ल्ड है ये कुछ नहीं है. इनफैक्ट ये क्या है, इनफैक्ट इस वर्ल्ड में जैसे कि ये एक चीज़ रेंट्स मतलब एक बेट सेट करता है,
तो यहाँ पर एक रैट ट्रैप का एग्जांपल दोबारा से देता है कि भाई जैसे एक हम रैट ट्रैप के अंदर चीज़ रिंड्स या बिट ऑफ पोक रखते हैं तो उसमें रैट फंस जाता है, उसी तरीके से ये जो वर्ल्ड है इसने भी हमारे लिए बेट सेट किए हैं, इसने भी अलग अलग तरीके के चीज़ एंड बिट्स ऑफ पोक रखे हैं हमारे लिए। तो चीज़ रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोक का मतलब एक्चुअली यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड में जो भी ये ऐशो आराम वाली चीज़ें हैं ना, ये सब हमें अपने अंदर फंसाती हैं, हम इसके चक्कर में फंस जाते हैं। एंड सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू अ ट्रबल, और ये सब चीज़ें जो है हमें मुसीबत में फंसाती हैं। इफ द शेरिफ कम्स नाउ लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोक एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप। फिर वो कहता है कि अगर शेरिफ आकर मुझे पकड़कर ले भी गए तो तुम ये सब ध्यान रखना मिस्टर आयरन मास्टर कि तुम भी एक दिन ऐसे ही पीस ऑफ पोक के चक्कर में पकड़े जाओगे और इस रैट ट्रैप में फंस जाओगे। आयरन मास्टर ये सब सुनकर हंसने लगता है। That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can. अब ये आयरन मास्टर कहता है कि चलो तुमने जो भी कहा ठीक है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि जो शेरिफ है उसको आज के दिन हम छोड़ देते हैं, हम नहीं बुलाते हैं शेरिफ को, लेट हिम एंजॉय हिज क्रिसमस ईव। बट आयरन मास्टर यहाँ पर वो भी कहते हैं उनको कि भाई तुम यहाँ से फटाफट से निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, अब जैसे ये पेडलर ने ओपन किया डोर को, द डॉटर सेड, डॉटर ने क्या कहा, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे। वो कहती है कि शायद इसको आज रात हमारे साथ आज रुक जाना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती ये बाहर जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और ऐसा कहते हुए वो दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर इसके फादर कहते हैं व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, मतलब वो कहना चाहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तुमको पता भी है तुम क्या कर रही हो, इसको तो हम जानते भी नहीं है, ये एक स्ट्रेंजर है हमारे लिए और तुम इसको रोकने की बात कर रही हो। अब आगे जो ये पार्ट है ना, इसको हम 4th वीडियो में करेंगे और फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं एक ही वीडियो में इसको कंपाइल कर दूंगी पार्ट्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। द रैट ट्रैप का ये है 4th पार्ट और इस पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। तो यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है, एक्चुअली जब आयरन मास्टर ने पेडलर को कहा कि उनके घर से निकल जाएं, तो उस टाइम पर जैसे ही पेडलर मास्टर निकलने के लिए जा रहा था और उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो जो आयरन मास्टर की डॉटर है उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो उस टाइम पर आयरन मास्टर ने पूछा ये क्या कर रहे हो, तो उस टाइम पर डॉटर जो थी उनके पास कोई रिप्लाई करने के लिए प्रॉपर आंसर नहीं था, तो वो एक एम्बेरेसिंग सी सिचुएशन में फंस गई थी। दैट मॉर्निंग शी फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच। और जब वो ये सोच रही थी ना कि ये जो पुअर हंग्री रैच है इसको अगर हम एक दिन होम लाइक जैसा फील कराएं, मतलब घर जैसा फील कराएं, इसका क्रिसमस अच्छा मने, तो इस चीज़ को सोचकर उसे बहुत ही खुशी मिल रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और इस आइडिया से वो दूर नहीं हो पा रही थी। उसके मन में यही आया जा रहा था कि एक बहुत ही पुअर हंग्री रैच है, अगर हम इसकी हेल्प कर दें एक दिन तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड दैट वॉज वाई शी इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड, और इसीलिए उसने वेगाबॉन्ड को जाने नहीं दिया और उसने इंटरवीन करके कहा कि ये नहीं जाएगा। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल। तो यहाँ पर जो आयरन मास्टर की डॉटर है वो कहती है कि मैं ये स्ट्रेंजर के बारे में क्या सोच रही हूँ, तो वो बताती है दैट ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, कि ये जो स्ट्रेंजर है ये पूरा साल यहाँ वहाँ वॉन्डरर की तरह भटकता रहता है, एक होमलेस वॉन्डरर की तरह जिसका अपना कोई घर नहीं है। देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल वर्ल्ड वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम। एंड साथ में वो ये भी कहती है कि उसको कोई अपने घर रुकने भी नहीं देता होगा, ना ही उसका कोई वेलकम किया होगा आज तक किसी ने, ना ही उसको कभी इस पूरे वर्ल्ड में यहाँ वहाँ घूमते वक्त किसी ने अपने घर जैसा फील कराया होगा। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, और जहाँ भी ये जाता होगा लोग इसको अपने से दूर कर देते होंगे।
ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड। ये हमेशा यहाँ वहाँ घूमते वक्त बहुत ही डरा हुआ घूमता होगा कि कहीं ये पकड़ा ना जाए या इसको क्रॉस एग्जामिन ना करा जाए। आई शुड लाइक टू हैव हिम enjoy अ डे ऑफ पीस विद अस here, जस्ट वन इन द होल ईयर। फिर अपने फादर को कहते हैं इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये एक दिन हमारे साथ पीसफुल तरीके से इंजॉय करे, क्योंकि पूरा साल तो ये यहाँ वहाँ भटकता रहता है और पूरे साल में एक दिन ये हमारे साथ इंजॉय कर सकता है, हमारे साथ अपना क्रिसमस मना सकता है। The Iron Master mumbled something in his beard and he could not bring himself to oppose her. तो आयरन मास्टर कुछ न कुछ मन ही मन में मम्बल करता है और फिर वो अपनी डॉटर को अपोज नहीं कर पाता, उसको अपनी डॉटर की बात माननी पड़ती है। फिर इसकी डॉटर कंटिन्यू करती है, इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, कि यस ये एक गलती है, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ought टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. फिर वो ये भी कहती है कि ये एक बहुत बड़ी गलती भी है और होगी भी हमसे अगर ये गलती, अगर हम एक इंसान को अपने घर बुलाकर और फिर उसे घर से बाहर भेज रहे हैं जिसको हमने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है कि उसका क्रिसमस बहुत ही चीयरफुल होगा। You do preach worse than a parson, said the Iron Master. I only hope you won't have to regret this. अब आयरन मास्टर अपनी डॉटर को कहते हैं कि तुम में ना पार्सन से ज़्यादा परसुएशन स्किल है। पार्सन कौन होते हैं? जो प्रीस्ट या चर्चमैन होते हैं चर्च में। तो यहाँ पर आयरन मास्टर कहते हैं कि पार्सन से ज़्यादा अच्छा तुमने ऐसा बोला कि तुम्हारी बातों में मैं आ गया हूँ अभी और तुम इसको रहने दे सकती हो घर पर। देन आयरन मास्टर ने कहा कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो घर पे रहे, बट एक साथ वो ये भी कहता है कि आई होप तुमको इस डिसीजन पर रिग्रेट ना हो। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। तो ये यंग गर्ल जो है स्ट्रेंजर को टेबल के पास लेकर आती है और कहती है नाउ सिट डाउन एंड ईट, कहती है कि अब बैठो और खाना खाओ। For she could see that her father had given in and the man with the rat trap said not a single word. और ये जो पेडलर है ये एक भी वर्ड नहीं कहता, ये रेड ट्रैप्स जो है बेसिकली ये एक भी वर्ड नहीं कहता। ही जस्ट सैट डाउन, वो बैठ जाता है, हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और वो खाना खाने लगता है। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, और वो बीच बीच में उस यंग लड़की की तरफ भी देखता रहता है जिसने उसके लिए जो है आवाज़ उठाई, बेसिकली जिसने उसकी साइड ली। वाई हैड शी डन इट, फिर वो ये भी सोचता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, और ऐसा क्या क्रेजी आइडिया इसके मन में आया जो इसने मुझे यहाँ रहने के लिए अपने फादर को मनाया। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामसो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। अब इसके बाद इन लोगों की क्रिसमस ईव रामसो में ऐसे ही गई, रामसो इज़ अ प्लेस, ऐसे ही गई जैसे इनकी पहले जाया करती, मतलब जिस तरीके से इन्होंने पहले कभी सेलिब्रेट किया वैसे ही अभी भी इन्होंने वैसे ही क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट किया। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, और इस स्ट्रेंजर ने भी इनको कोई परेशानी नहीं पहुंचाई क्योंकि उसने पूरा दिन कुछ नहीं किया, बस सोया। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा। होल फोरनून का मतलब अगली सुबह, क्रिसमस ईव से अगले दिन की सुबह को, आई मीन क्रिसमस डे के दिन बेसिकली पूरी सुबह ये सोता रहा सोफे पे, और इसका सोफा कहाँ था? गेस्ट रूम में। स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, एक ही पोजीशन में ये सोता रहा। एट नून दे वोक हिम अप, और नून के टाइम पर इन्होंने इसे उठाया, सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। इन्होंने इसको उठाया ताकि ये उठकर एटलीस्ट कुछ खा सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, और उसके बाद वो फिर से सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रामसो। तो यहाँ पर ये बताया कि वो ऐसे सो रहा था जैसे मानो इतने सालों से उसने आज तक इतने सेफ तरीके से, इतने चुपचाप तरीके से नींद कभी ली ही ना हो। In the evening when the Christmas tree was lighted, they woke him up again. So अब इवनिंग के टाइम पर क्या हुआ, उन्होंने क्रिसमस ट्री को लाइट किया। बेसिकली वो क्रिसमस ट्री पे जैसे लाइट वगैरह लगाते ना, तो वो ब्लिंगी ब्लिंगी सा हो गया, एंड उन्होंने फिर से उसको उठाया। He stood for a while in the drawing room, blinking as though the candle light hurt him. But after that he disappeared again. 2 hours later he was aroused once more, and he then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. तो अब एक्चुअली क्या हुआ कि जब वो उठा
उठते वक्त ड्राइंग रूम में जब उसके आंखों में ये जो कैंडल लाइट थी, क्योंकि क्रिसमस के दिन कैंडल लाइट एंड लाइटिंग वगैरह होती है, तो वो जब उठा ना तो उसकी आंखें जो है ब्लिंक करने लगी इतनी सारी रोशनी देखकर, क्योंकि वो बहुत सोया। जब आप बहुत सोते हो और एकदम से जब उठते हो बहुत सारी रोशनी देखकर आपकी आंखें ब्लिंक हो जाती है ना, वैसे ही उसके साथ हुआ। लेकिन वो फिर बाद में फिर सो गया। फिर 2 घंटे के बाद फिर उठा और फिर वो डाइनिंग रूम में गया, उसने अपनी फिश एंड पोरिज खाया। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. अब जैसे ही रैट ट्रैप पेडलर ने क्रिसमस फिश एंड पॉरिज खाया, उसके बाद ये टेबल से उठा और जितने भी लोग वहाँ प्रेजेंट थे उन सबको इसने थैंक यू भी कहा, गुड नाइट भी कहा। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, और जब वो यंग गर्ल के पास आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट ही वोर वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट। फिर जब वो यंग गर्ल के पास आता है, वो यंग गर्ल कहती है उसको कि जो सूट उसने पहना हुआ है उसके फादर का, तो अब उसके फादर चाहते हैं कि ये उसको एज अ क्रिसमस प्रेजेंट अपने साथ रख सकता है, ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट। और फिर वो ये भी कहती है रैट ट्रैप पेडलर को कि जो सूट उसने पहना हुआ है उसके फादर का, वो अब अपने साथ रख सकते हैं और वापस देने की ज़रूरत भी नहीं है। इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed again. फिर वो ये भी कहती है कि अगर नेक्स्ट क्रिसमस ईव वो अगर ऐसी जगह जाकर अपना क्रिसमस मनाना चाहते हैं जहाँ पर उनको पीस मिले, तो वो यहाँ दोबारा आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये यंग गर्ल उनको, उस रेड ट्रैप पेडलर को नेक्स्ट क्रिसमस ईव के लिए भी इनवाइट कर देती है। The man with rat traps did not answer anything to this. अब इसके बाद इस मैन के पास, जो रेड ट्रैप पेडलर है, इसके पास इस चीज़ का कोई आंसर ही नहीं होता है। He only stared at the girl in boundless amazement. तो वो एक boundless amazement में उसको देखता रहता है, मतलब वो इतना खुश हो जाता है, इतना ओवरवेल्म हो जाता है कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। और वो ये सोचता है मन ही मन कि ये जो यंग गर्ल है ये कितनी अच्छी है दिल की, कि ये मुझे मेरी इतनी गलतियों के बाद, गलती तो है ही क्योंकि वो ईमानदारी से अगर चाहता तो बता सकता था कि मैं कैप्टन नील्स ओलोफ नहीं हूँ, लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि इनको पता चल गया मेरी सच्चाई, फिर भी इसने मुझे अपने घर पे रोका, मुझे खाना खिलाया, और अब नेक्स्ट क्रिसमस ईव के लिए भी शी इज़ इन्वाइटिंग मी। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन। गुड सीजन का मतलब होता है क्वाइट अर्ली इन द मॉर्निंग, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। अब अगले दिन आयरन मास्टर और उसकी डॉटर अपने क्रिसमस सर्विस के लिए सुबह जल्दी उठते हैं और चर्च में चले जाते हैं, लेकिन उनका जो गेस्ट है वो सोया हुआ होता है और वो अपने गेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करते। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. At church, she had learned that one of the old crofters of ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. अब आयरन मैन को और उसकी आयरन मास्टर जो है उसकी डॉटर को, दोनों को पता चल जाता है चर्च में कि भाई एक ओल्ड क्रॉफ्टर था जो कभी आयरन वर्क्स में काम किया करता था और उसके घर से किसी ने चोरी कर ली, 30 क्रोनर्स चुरा लिए। और ये किसने चुराए हैं? उसी रैट ट्रैप पेडलर ने, जो आज के टाइम पर कहाँ रुका हुआ है? इन आयरन मास्टर और उसकी डॉटर के घर पे। तो ये सुनकर उसकी डॉटर जो है वो डिजेक्टेड फील करती है, मतलब काफ़ी सैड फील करती है। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. अब इसके जो फादर हैं वो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं ये वही फाइन फेलो जिसको तुमने कहा था कि घर में रुकने दो। और फिर वो ये भी बोलता है कि मुझे अब इस चीज़ के लिए वंडर हो रहा है कि घर में कितनी सिल्वर स्पून अभी बाकी होंगी, क्या पता वो उसने सारी ही चुरा ली हो। तो यहाँ पर बात करी जा रही है कि क्या पता वो जो स्ट्रेंजर है उसने चोरी कर ली हो घर पे। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स एंड व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैले whether the stranger was still there. वैगन मतलब जो कैरेज थी वो हार्डली अभी रुकी ही थी इनके घर के आगे। आयरन मास्टर फटाफट से नीचे उतरता है और अपने वैले से पूछता है कि क्या स्ट्रेंजर अभी भी घर के अंदर है।
he added that he had heard at the church that this man was a thief. और साथ ही साथ वो ये भी कहता है अपने वैले को कि ये जो स्ट्रेंजर हमारे घर पे रुका हुआ है ना, ये एक थीफ है, और इस चीज का पता उसे कहाँ से चला है? चर्च से. द वैले आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन. तो वो जो उनका पर्सनल सर्वेंट है वो रिप्लाई करता है नहीं, वो तो जा चुका है. एंड ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल. और वो ये भी कहता है कि वो घर से कुछ भी लेकर नहीं गया. ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विलमेंसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस गिफ्ट. और वो ये जो लिटिल पैकेज छोड़कर गया है, ये किसके लिए छोड़कर गया है? मिस एडला विलमेंसन के लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर. अब वो जो है गिफ्ट उसने काइंडली एक्सेप्ट भी किया. देन शी ओपनड अप द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप. मतलब वो जो पैकेजिंग थी ना, वो इतनी बुरी तरीके से हो रखी थी कि जो भी उसमें कंटेंट रखा था, मतलब जो भी सामान रखा था, वो बिना उसको ओपन किए ही दिखाई दे रहा था पैकेज से. शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय. वो उसमें जितना भी सामान था उसको देखकर रोने लगी. शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप. उसमें उसको क्या मिला? एक छोटा सा रैट ट्रैप मिला. इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर नोट्स. और उसको 10 क्रोनोर के 3 नोट मिले, मतलब 30 क्रोनोर नोट्स भी उसमें रखे हुए थे. बट दैट वॉज नॉट ऑल. इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स. तो उस पैकेज में क्या क्या था? एक स्मॉल रैट ट्रैप था, 30 क्रोनोर थे, इसके अलावा एक लेटर भी था. और लेटर में उसने जो भी लिखा हुआ था वो लार्ज राइटिंग में था, मतलब बड़े बड़े अक्षरों में, एंड जैग्ड था. जैग्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कि मेरा नाम प्रियंका है, तो मैं अगर ऐसे लिखूं इस तरीके से, ठीक है, ये तो ये होता है जैग्ड, मतलब अनइवन तरीके से लिखा हुआ था. ठीक है. Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long. तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ था कि रिस्पेक्टेड मिस, आपने मुझे जो है बहुत ही नाइस तरीके से ट्रीट किया, जैसे कि मैं एक वाकई में कैप्टन हूँ. आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन. फिर वो लिखता है कि मैं भी इन रिटर्न वैसे ही तुमको रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ जैसे तुमने मुझे दी. For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. और मैं नहीं चाहता कि तुम एक embarrassing situation में पड़ जाओ एक thief की वजह से. But you can give back the money to the old man on the roadside. फिर वो जो 30 क्रोनोर रख के जाता है ना, तो उसके बारे में वो लेटर में लिखता है कि ये जो 30 क्रोनोर है, ये तुम वापस उसी ओल्ड मैन, उस क्रॉफ्टर को दे देना जो रोड के साइड में रहता है. Who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. और जिसने अपनी विंडो फ्रेम पर एक लेदर पाउच में जो ये रुपए रखे हुए थे, ये रुपए एक तरीके का बेट है उन सभी वॉन्डरर के लिए जो बहुत पुअर हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है. तो यहाँ पर वो कहना चाहता है कि उस ओल्ड क्रॉफ्टर को ये पैसे वापस दे देना. द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. फिर वो ये भी कहता है कि the rat trap is a Christmas present. जो rat trap वो इस पैकेज में छोड़ के गया है वो एक क्रिसमस प्रेजेंट है. किसके लिए? वो क्रिसमस प्रेजेंट है एडला के लिए. फ्रॉम अ रैट, मतलब ये अब अपने आप को रैट कह रहा है बेसिकली. और रैट क्यों कह रहा है? वो ये इसलिए कह रहा है कि वो एक वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस गया था, राइट? और वो इसमें फंसने की वजह से उससे निकल नहीं पा रहा था. बट सिंस एडला ने उसके साथ इतना नाइस बिहेव किया, उसको इतनी रिस्पेक्ट दी, उसको कैप्टन समझा, और इस वजह से इस रैट के अंदर एक पावर आई और इसने अपने आप को क्लियर किया, मतलब एक्चुअली इसने अपने आप को ठीक किया और सही रास्ता दिखाया. तो यहाँ पर ऑल एंड ऑल ये यूं कहना चाह रहा है कि इस एडला की अच्छाई की वजह से उसने एक ह्यूमन बीइंग के, या फिर ये कह लो इस एडला के लव एंड अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से उसने एक ऐसे इंसान के अंदर से गुडनेस को अवेकन किया जो इंसान इस ट्रैप में फंस चुका था. रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेल. फिर उसने लिखा
कि ये सब मैं जो लिख रहा हूँ ये मैं रिस्पेक्ट और एक रिगार्ड के साथ और एक फ्रेंडशिप के नाते लिख रहा हूँ। और वो नीचे नाम भी देखो क्या लिखता है, कैप्टन वॉन स्टेल। वो अपना नाम यहाँ पर कैप्टन वॉन स्टेल ही लिखता है, राइट। तो यहाँ पर वो बेसिकली यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इसी में थीम भी है। ये जो लास्ट है ना ये पैराग्राफ, इसी में थीम भी छुपी हुई है, जिसमें सेल्मा लेगरलोफ ने कहा कि हम एक ह्यूमन बीइंग की अच्छाई को निकाल सकते हैं, बस उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट प्यार देकर, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ। और वही चीज़ एडला ने किसके साथ की, इस रैट ट्रैप पेडलर के साथ। तो इसलिए वो कहता है कि ये जो क्रिसमस प्रेजेंट है मैं तुमको दे रहा हूँ, ये जो रैट ट्रैप ये मेरी तरफ से है। और वो अपने आप को यहाँ रैट सिंबलाइज कर रहा है, कहता है कि मैं इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में कॉट हो गया था, मतलब फंस गया था। और अगर वो उसको कैप्टन की तरह रेज नहीं करती तो ये उसमें फंसा ही रहता, वो नहीं निकल पाता। लेकिन सिंस ही वॉज बींग रिस्पेक्टेड बाय एडला एंड उसको एडला ने समझा, एक रिस्पेक्ट दी, तो उसके अंदर एक पावर आई। जो ये रैट ट्रैप पैडलर है इसके अंदर एक पावर आई ताकि ये अपनी अच्छाई को बाहर निकाल सके। और फिर जब उसको समझ आया कि एक अच्छाई क्या चीज़ होती है तो वो लेटर के साथ साथ 30 क्रोनोर भी वापस दे के चला गया। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई स्टिल डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे साथ इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जुड़ जाना। एंड जो टेलीग्राम ग्रुप है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी हर एक क्वेश्चन आंसर की, MCQs, इसके अलावा लेटर राइटिंग and all everything. Thank you so much for watching this video.